नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। कहते हैं शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। इसे जितना बांटा जाए उतनी ही बढ़ती है। कुछ ऐसा ही संकल्प 44 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने युवाम नामक संस्था की नींव रखकर लिया, जिसका उद्देश्य समाज के ऐसे वर्ग को शिक्षित करना था जो आर्थिक अभाव के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में असमर्थ था और भविष्य में सरकारी पदों पर पहुंचकर देश की सेवा करना चाहता था, जिसके लिए उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की आवश्यकता थी। आपने फ्री कोचिंग क्लासेस की शुरुआत कर उन सभी के हौसलों को पंख दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मंत्र और इसकी तैयारी कैसे करें, इस विषय पर विशेष चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रतलाम मध्य प्रदेश से युवाम संस्थापक श्री पारस जी सकलेचा, जिन्हें दादा के नमस्कार। नाम से भी जाना जाता है। आप असाधारण समाज सेवक होने के साथ साथ सक्रिय राजनीतिज्ञ भी हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दादा, आपके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सब जानना चाहते हैं कि 44 वर्ष पहले युवाम की स्थापना हुई। ऐसी कौन सी बात रही जिसने आपको प्रेरित किया युवाम की स्थापना के लिए? जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नय प्रभ सागर जी के श्री चरणों में वंदन। और गुरुदेव की आज्ञा से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जब मेरी नौकरी बैंक में लगी तो मैंने महसूस किया कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार में प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार मार्ग और पद प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसे मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो यह सोचकर मैंने युवाम की स्थापना की, उसको प्रारंभ किया। और यह बात थी 1977 जून 19 जून की। तब ऐसा नहीं सोचा था कि यह काम इतना बड़ा हो जाएगा कि सालों लग जाएंगे, चलता रहेगा, लाखों लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, 200 सेंटर हो जाएंगे, कई राज्यों में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा सोचा था कि चलो अब अपन कुछ करें, अपनी नौकरी लगी है। तो आज हम यहाँ तक है, ये सब प्रभु की और अरिहंत देव का आशीर्वाद है। क्योंकि कहते हैं कोई अच्छा काम इंसान शुरू करता है और भगवान उसे मंजिल तक ले जाता है। सर, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, जैसा कि अभी आपने उसका जिक्र भी किया। शुरुआती दौर में कौन कौन सी चुनौतियां रही? देखिए, चुनौती तो हम किसको माने, क्योंकि कोई हम काम किसी निष्काम भाव से करते हैं तो हमें मानते कि जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से होता है। चुनौती तो सामान्यतः कुछ नहीं रहती। शुरुआत ऐसा हुआ कि जब हमने शुरू दिन क्लास लगाई तो उसमें 4 बच्चा है मात्र। हमने सोचा कि बराबर पब्लिसिटी नहीं हुई तो हमने सबने तय किया कि 1-2 दिन और पब्लिसिटी करके बच्चों को लाया जाए। तो धीरे-धीरे हम 15-20 बच्चे तक पहुंचे। ठीक है, हमारी क्लास रेगुलर जो स्टूडेंट थे आते रहे। लेकिन जब हमारी कक्षा से सिलेक्शन रिजल्ट मिला तो भीड़ बढ़ना शुरू हुई। फिर हमने सोचा कि चलिए अब यहाँ लगा रहे, बाहर भी लगाए। तो फिर हम इंदौर की ओर निकले 1987। और इंदौर के बाद हम बॉम्बे भी गए 1987 में। छबिलदास हाई स्कूल बॉम्बे के अंदर हमने वहां क्लास लगाई। उसमें टीवी के अंदर प्रोग्राम भी आया, एक रचनात्मक कदम के नाम से। और अब समस्या तो आती है, बाहर जाते हैं तो रहने को जगह नहीं मिलती। कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है, कई बार धर्मशाला में सोते तो 2-2 दिन में कमरे खाली करा लेते, 3 दिन में खाली करा लेते। कई बार लोगों की छतों पे सोए, कई बार दालान में सोए। लेकिन कक्षाएं हमारी चलती रही और प्रभु के आशीर्वाद से हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये काम में कठिनाई है या इसे कुछ रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए। सर, युवाओं से जो विद्यार्थी चयनित होते हैं वो पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाम कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है? भाई विजय, और ये मैंने युवाम तो लगभग ऑब्जेक्टिव पैटर्न की सारी परीक्षा की तैयारी करवाता है। कभी कभी पीएससी और कभी कभी यूपीएससी की तैयारी करता है जब हमारे पास में फैकल्टी अवेलेबल होती है। लेकिन जनरली जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है बैंक की, रेलवे की, एसएससी की, एलआईसी की, सीपीओ की, पोस्ट ऑफिस की, ईपीएफओ की और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे व्यापम बोलते हैं, कांस्टेबल की बोलते हैं, संविदा की बोलते हैं, पटवारी की बोलते हैं, इस प्रकार की जितनी भी सारी परीक्षा होती है सबकी तैयारी करवाते हैं। क्योंकि सबके लगभग लगभग सब में विषय एक जैसे आते हैं। यानी मेरा अपना अनुभव कहता है कि जो 25-30 तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देश में होती है उसमें अधिकांश में 90% मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आती है। स्टेट लेवल की परीक्षा में कभी कभी हिंदी पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी ये सारे कॉमन विषय है। अगर विद्यार्थी एक बार इन सारे विषय की तैयारी कर ले, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की,
तो किसी भी परीक्षा में सिलेक्ट हो सकता है, बस पीएससी और यूपीएससी को छोड़कर। उसका थोड़ा सा पैटर्न डिफर है, बाकी सबका पैटर्न कॉमन है। तो हम जनरली एक परीक्षा 12 ही महीने क्लास लगाते रहते हैं, साल में लगभग 350 दिन हमारी क्लासेस चलती है और शेड्यूल रोज हमारा लगभग 8 से 10 घंटे का होता है। जब विशेष परीक्षा होती है तब उस परीक्षा के पेपर ले लेते हैं। जैसे आज भी एसएससी परीक्षा है, मान लीजिए ग्रेजुएट लेवल की, तो हम एसएससी ग्रेजुएट लेवल के पेपर लेना शुरू कर देंगे और उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर देंगे पढ़ाई में। मान लीजिए बैंक की आईबीपीएस की परीक्षा है तो हम आईबीपीएस की तैयारी कर देंगे। मान लीजिए रेलवे में नॉन टेक्निकल पोस्ट की परीक्षा है तो हम रेलवे के पेपर लेना शुरू कर देंगे और इस तरह से क्लास को मैनेज करेंगे। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लेंगे, इंस्पेक्टर की तैयारी कर लेंगे, कांस्टेबल की तैयारी कर लेंगे, संविदा की तैयारी कर लेंगे और लगभग हम ये कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को सभी परीक्षा के लिए परफेक्ट किया जाए, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी एक परीक्षा से सिलेक्ट नहीं हो सकता। उसको 4-5 परीक्षा देने के बाद परीक्षा देने का पैटर्न समझ में आता है कि परीक्षा किस प्रकार की होती है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, समय को कैसे साधा जाता है ताकि हम निर्धारित समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करें। और जब ये अनुभव आता है तो हमारा एक कहना होता है कि देखा हमने कि एक विद्यार्थी लगातार 4-4, 5-5 जगह सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक परीक्षा दी उसका रिजल्ट आने में 6 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, इतने दूसरी परीक्षा दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी और उस प्रकार से, क्योंकि साल में 15-20 परीक्षा होती है। एक विद्यार्थी का ठान लेना तो एक साल के अंदर किसी न किसी परीक्षा में सिलेक्ट हो जाता है। जी। अभी तक कितने युवाओं के द्वारा सरकारी नौकरी पर चयनित हुए? देखिए, अब ये प्रश्न तो है कि एक्चुअल में करीब करीब हम 1,10,000 से ज्यादा बच्चे अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं और बराबर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें संख्या बढ़े, लेकिन एक्चुअल में हम इसको अपनी सफलता नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा मिशन बच्चों को नौकरी लगाना नहीं है, ये तो हमारा एक साधन है। हमारा साध्य है युवा सृजन राष्ट्र निर्माण, और सृजन करने के लिए हमने तरीका निकाला है कि युवाओं में रचनात्मक कार्य करने का शौक जागृत करना, एक हॉबी डेवलप करना, क्योंकि जब कार्य शौक से करते हैं तो उसमें धन की, पद की, प्रतिष्ठा की लालच नहीं होती, लोभ नहीं होता। शौक में आदमी देने की कोशिश करता। हम शौक से फिल्म देखने जाते तो फिल्म वाले से पैसे नहीं लेते, कलाकार से, कहते ने इतने कमाया, डायरेक्टर थिएटर वाले मालिक ने, हमको पैसे दे। हम वहां लाइन में लगते हैं, टिकट लेते हैं, खर्चा करते हैं और फिल्म देखते हैं। तो हम ऐसा शौक पैदा करते थे कि कुछ ऐसा रचनात्मक शौक हो, जैसे बच्चों को पढ़ाना। अब पढ़ाने में आपका शौक पूरा हो रहा है, आपका ज्ञान जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को जो फायदा मिल रहा है तो उसकी जिंदगी भर के लिए है ना, उसके परिवार के लिए है। इसलिए हम ऐसा रचनात्मक शौक पैदा करना चाहते हैं। और क्लास तो मिशन है, मिशन का एक हिस्सा है, साधन जिसे बोलते हैं कि अब बच्चे कैसे इकट्ठे किए जाए। हम यूं बच्चों को बोल रहे हैं कि हम भाषण देंगे, आओ आपको सुधारेंगे, आपको रचनात्मक कार्य सिखाएंगे, आपको सृजनात्मक कार्य सिखाएंगे, तो एक बच्चा नहीं आएगा। तो हमने रास्ता चुना कि कोचिंग क्लास लगाओ कंपटीशन की, बच्चे आने लगे क्योंकि उनको भी जरूरत थी उसकी। बस हम पढ़ाने के साथ साथ अपने ताबीज बांटते रहते हैं कि भाई समाज की भी सेवा करना है, जरूरतमंद की भी सेवा करना है, संवेदना भी पैदा करना है, परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी है, संविधान का हमें पालन करना है। धीरे धीरे हम सारी चीजों से उनको जोड़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो जब भी मेरा अपना अनुभव है कि किसी बच्चे के दिल में अगर आप हृदय से कोई अच्छे ज्ञान का बीज बो देते हो तो लाख वो कुछ भी चाहे, वो बीज एक दिन पेड़ तो बनता ही है, वो रोक नहीं सकता। अगर मैंने कहीं आम का पौधा लगाया, बीज लगाया, तो कभी भी वो पैदा होगा तो आ भी देगा ना, बबूल तो पैदा नहीं देगा, कांटे नहीं देगा। हम ये कोशिश करते हैं। जी सर, युवाओं जाना जाता है निशुल्क कोचिंग के लिए। शिक्षा के इस व्यवसायीकरण युग में निशुल्क कोचिंग कितनी सार्थक है? विजय जी देखिए, कोचिंग तो निशुल्क हो के व्यवसाय को सार्थक तभी हो सकती है जब रिजल्ट दे। देखिए, सेवा, हमारी सेवा बड़ी चुनौती भरी है। हम उसको सेवा नहीं मानते, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको सेवा बोलते हैं, क्योंकि हम सेवा नहीं करते, हम तो हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं गुरुदेव की भाषा में। लेकिन अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले तो बड़ी चुनौती होती सेवाओं में, चाहे निःशुल्क हो कि चाहे प्रोफेशनल हो, क्योंकि हमारा मूल्यांकन इस काम से नहीं होगा। मैं कई बार अपने कार्यकर्ता को बोलता हूँ, फैकल्टी को बोलता हूँ कि आपका मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि आप फ्री लगा रहे हो, नहीं, इट इज नॉट मैटर। आपका मूल्यांकन इससे भी नहीं होगा कि कल आपके इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, नहीं,
आपका मूल्यांकन इससे भी नहीं होगा कि आप 40 साल से काम कर रहे, 43 साल से काम कर रहे, 44 साल से नहीं। आपका मूल्यांकन वर्तमान से होगा कि वर्तमान में आपने कितना रिजल्ट दिया, और जो बच्चे आपके पास आए वो कितने सार्थक परिणाम लेकर यहां से गए। तो ही हमारी कक्षा प्रोफेशनल कोचिंग क्लास की मुकाबला कर पाएगी और जीवित रहेगी। अगर जिस दिन हमने रिजल्ट देना बंद कर दिया, हमने परिणाम देना बंद कर दिया, उस दिन मान के चले कक्षा बंद होने में महीना भर लगेगा। 1 महीने में सारे बच्चे चले, क्यों चले जाएंगे? क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जिंदगी के अंदर मात्र 2 या 3 साल है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, लंबा समय नहीं है। और उस कंपटीशन की तैयारी से पूरी जिंदगी वो कमाता है, तो उसके लिए 5, 10, 20 हजार रुपया खर्च करना बड़ा मैटर भी नहीं है। वो खर्च कर सकता है, लेकिन वो रिजल्ट चाहता है। तो मैं कहता हूं सभी हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे सब लोगों से, कि हमें रिजल्ट देना पड़ेगा, चाहे फ्री पढ़ाओ, चाहे कैसे भी पढ़ाओ। बच्चे को इस बात से मतलब नहीं, क्योंकि फ्री आप पढ़ा रहे हो, बच्चे ने नहीं कहा फ्री पढ़ाओ। आपको शौक लगा कि कुछ करके दिखाए, एक मिशन बनाया, तो आप फ्री पढ़ा रहे, पर बच्चा आया सिर्फ रिजल्ट के लिए कि वो सिलेक्ट हो, इसलिए आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। और युवान इसलिए जिंदा है कि आज भी हिंदुस्तान की सारी प्रोफेशनल कोचिंग क्लास से बेहतर, श्रेष्ठ और अच्छा परिणाम दे रही है। जी सर, आपने 1,10,000 बच्चों का जिक्र किया। आज वो जी। चयनित होकर अपने भविष्य को निखार चुके हैं। आपने काफी उतार चढ़ाव भी देखा होगा इन बच्चों हाँ, के जीवन को लेकर, जब वो डिप्रेस हो जाते थे। उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपको लेना चाहूंगा। जीवन में जी। असफल होने के बाद संभल कर खड़े होना और फिर से जीवन की रेस में आ जाना और अपने आप को उसमें तैयार कर लेना बड़ा चैलेंजिंग काम है। हाँ। आजकल युवा फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते। इसका ज्वलंत उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत है, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में आत्महत्या कर ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन ना होने के कारण कई युवा भी ऐसे कदम उठा लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? और हम चाहेंगे कि आप युवाओं को बताएं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सके। विजय जी, आपने बहुत ही अच्छा, बड़ा गंभीर और मौजू प्रश्न किया है। एक्चुअल में असफल होने के बाद में वह आदमी ऐसे कदम उठा ले, उसको हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। हम बच्चों को हमेशा एक बात कहते हैं कि जीवन में सफलता आए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सफलता इंसान के कदम छूती है, सिर्फ इंसान का दृढ़ संकल्प बड़ा होना चाहिए। तो हम कहते हैं बच्चे से कि बच्चों, आप परीक्षा में सफल हो, एक परीक्षा में दे, 2 दे, 3 में दे, किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, किसी में मेन में फेल हो गए, किसी में प्रीलिम में फेल हो गए, लेकिन ये आपकी योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है, कि अंतिम मूल्यांकन नहीं है। This is the last। आप व्यापार भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं, फिर से तैयारी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा कहते हैं बच्चों से हम, कि कभी अपनों ने जीवन में एक कार्य के लिए, सफलता के लिए खूब मेहनत की, जी जान से मेहनत की और सफलता नहीं मिली, तो हम ये कहते हैं कि उसके लिए आप ये मत माने कि आपकी सफलता में कमी है। क्योंकि जब आपने अपने अल्टीमेट मेहनत कर ली, अल्टीमेट, उसके बाद अगर आपको भाव हो गया कि आपकी सफलता में कमी, तो आप निराश हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे कि मैंने इतनी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुआ। तो हम कहते हैं कि सफलता इतनी करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिली परिश्रम के बाद, तो आप अपने टारगेट को थोड़ा सा छोटा कर लें। अगर आपका टारगेट यूपीएससी है तो पीएससी पे आ जाए, पीएससी है तो आप बैंक के क्लर्क पे आ जाए, बैंक के क्लर्क से है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के क्लर्क पे आ जाए, आप किसी एक पे आ जाए, अपना टारगेट थोड़ा छोटा कर ले, तो वो बच्चा कभी भी निराश नहीं होगा। बच्चों को हम टारगेट ओरिएंटेड बना देते हैं बहुत ज्यादा, तो बच्चे कभी कभी उस टारगेट को न पाने के कारण निराशा के भाव में आ जाते हैं। तो मैं टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनाना, कैरियर ओरिएंटेड बनाना। तो कैरियर कई प्रकार के हो सकते हैं, उसको समझाना कि कैरियर इज नॉट वन ओनली वन, देयर इज मेनी चांस इन लाइफ। तो उन चांस को कहां कौन सा चांस लेना है, हम उसको समझाते हैं। और निरंतर हम अपनी कक्षा में इस बारे में बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं कि वो बहादुर बने, हिम्मत बने। और हम जो एक शपथ दिलाते हैं, आपने देखी होगी कि हम एक शपथ दिलाते हैं जिसे बोलते हैं संकल्प दिवस, हम उसमें भी यही शपथ दिखाते हैं उसे, कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, और कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे परिवार के लिए घातक होंगे। ये शपथ दिलाते हैं बच्चों। जी सर, सबसे बड़ा प्रश्न अगर किसी के पास है आज, तो वो है अपने करियर काउंसलिंग के बारे में। जी, आप युवाओं को बताएं कि उन्हें करियर का चयन करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेरा बच्चों से बहुत अच्छा साफ कहना है, मैं सब बच्चों से कहता हूँ, करियर काउंसलिंग की साल में मेरे पास 150-200 परिवार के लोग आते भी हैं दूर दूर से। मैं एक साफ कहता हूँ कि करियर काउंसलिंग के अंदर आपको 2-3 बातें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपने परिवार की स्थिति, फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन,
उसके बाद में आप ये देखें कि आपका 10th और 12th के अंदर जो परसेंटेज रहा, वो परसेंटेज आप क्या मानते हैं? क्या वो G9 है? इतनी मेहनत आप कर सकते हैं? और उसके बाद अपने कैरियर को छोटे लेवल से शुरू करें। अगर आपका 10th-12th का परसेंटेज थोड़ा-सा कमजोर रहा, मीडियम रहा, तब अपने कैरियर को छोटे लेवल से शुरू करें। एकदम नहीं कि आप यूपीएससी और पीएससी से शुरू करें या आईआईएम से शुरू करें, टेट से शुरू करें, आप छोटे लेवल से शुरू करें। और जब छोटे लेवल को आप प्राप्त कर लें, तो बड़े लेवल के संघर्ष के लिए बहुत समय पड़ा है। फिर आपके मन में निराशा का भाव नहीं आएगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस समाज का, कि वो बच्चों से, विद्यार्थियों से तो उसके परसेंटेज पूछता जो नहीं पूछना चाहिए, स्कूल का नाम पूछता जो नहीं पूछना चाहिए। क्या लेना देना स्कूल से और क्या लेना देना परसेंटेज से, पर पूछते लो, बच्चा डिप्रेशन में जाता, कम नंबर आता। फिर जो लड़का नौकरी की तलाश में, उससे कोई भी मिलता है, रिश्तेदार है, परिचित है, तो बार बार उससे पूछता क्या कर रहे हो, अभी तक नौकरी नहीं लगी, अभी तक समय हो गया, 2 साल हो गए, छोड़ो नहीं तब, ये कर लो, वो कर लो। और वो बेचारा सिलेक्ट होने की लेवल पर आता है, लोग उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बड़ा ड्रॉबैक है, इससे बचने के लिए कहीं भी पहले अपने आप को किसी छोटे लेवल पे सेटल कर ले, फिर बड़े लेवल के लिए संघर्ष करें। तो दादा, आपका मतलब आज मेन अगर देखा जाए संदेश ये है कि जहां पर आप छोटे लेवल पे अपने आप को सेट कर सकते हो, पहले आप हाँ, वहां सेट हो जाए और उसके बाद किसी बड़े गोल के लिए तैयारी करें। हाँ, ये देखिए देखिए, मैंने कई लोगों का अनुभव किया, और अपनी क्लास से भी कई वो लोग पीएससी और यूपीएससी सिलेक्ट हुए हैं, और आज कई लोग आईएएस डिग्री लेके अपनी क्लास के बच्चे काम कर रहे हैं। मैंने अनुभव किया, वो अपने लेवल के स्टार्टिंग कैरियर के स्टार्टिंग में कई छोटे लेवल पे काम करते थे, कॉलेज के लेक्चर थे, स्कूल में लेक्चर थे, कहीं इंजीनियर थे, या कहीं बैंक के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, या बैंक में क्लर्क थे। फिर वो सिलेक्ट हो गए, यूपीएससी में चले गए, पीएससी में चले गए, और वो उनकी लाइफ बड़ी सेटल रही। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको अंत नहीं ना, मैंने एक जगह अपने आप को सेटल किया, तो कोई मेरे कैरियर का अंत है, मैं उसको शुरुआत मानू ना। पहला कदम मैंने रखा है, कहीं ना कहीं तो मुझे पहला कदम रखना पड़ेगा ना, आखिरी कदम तक जाने के लिए पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना, तब मैं आखिरी सीढ़ी पे चढ़ूंगा। मैं एकदम आखिरी सीढ़ी पे छलांग लगा के पहुंचने की कोशिश करूंगा, कर सकता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हो सकता हूँ, लेकिन वो संख्या मुश्किल से -1% होगी, और 99% लोग उस एक छलांग लगा के उस सीढ़ी पर जाने में गिर गए, तो उनकी हड्डी टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी, फिर कभी वो खड़े नहीं हो पाए, बैठ नहीं पाए, तो कितना नुकसान हो जाएगा उस परिवार का। इसलिए मेरा कहना है कि पहली सीढ़ी चढ़े, दूसरी चढ़े, भाई 15वीं सीढ़ी पर जाना, तो एक तो सीढ़ी चढ़ने के बाद तो 15 सीढ़ी आपके लिए खुली है ना, कौन रोक रहा है आपको? क्या आप उस सीढ़ी पर बच जाइए। जी सर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ऐसा मानते हैं जी, कि युवाओं के पास एक ऐसी ट्रिक है जो कठिन से कठिन प्रश्नों को भी सरलता में बदल देती है। आज मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे सारे दर्शकों को उसके बारे में विस्तार से बताएं। हाँ, जी, जी, विजय जी, गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए, मुझे आप थोड़ा-सा समय दें, तो मैं इस परीक्षा के बारे में थोड़े से अपने अनुभव 40 साल के, 43 साल के साझा करूँ। जी सर, पूरा। मैं लगभग-लगभग सारी कॉम्पिटिशन, जी, जी मैं सर, जी जी। लगभग-लगभग सारी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की हम कोचिंग करा रहे हैं। और मैं शायद हिंदुस्तान के सारे महानगरों में जो हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ हिंदी बोली जाती है, क्लासेस लगा चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ मैं। चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे जयपुर हो, मैं सब दूर पढ़ा चुका हूँ। मेरा अपना होता है कि किसी भी परीक्षा के 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है नॉलेज को प्राप्त करना विषय के, और दूसरा भाग होता है जो नॉलेज प्राप्त किया है उसको अभिव्यक्त करने की कला। स्कूल कॉलेज में भी यही होता है, हम साल भर कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, और ये सारे प्रकल्प हम करते हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए। जब परीक्षा होती है तो हम उस नॉलेज को लिखकर व्यक्त करते हैं और हमें सिलेक्शन का रिजल्ट मिलता है। अगर इसको मैथमेटिकल देखें हम, तो स्कूल कॉलेज में नॉलेज का इंपॉर्टेंस 75%, और उस कला का इंपॉर्टेंस है जिससे नॉलेज व्यक्त किया जाता है 25%। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जामिनेशन में प्रवेश करते हैं, तो ये मैथमेटिक्स पूरी उल्टी हो जाती है। नॉलेज हो जाता है 25% और कला हो जाती है 75%। इसलिए हमारा कहना है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में नॉलेज का इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जो बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने में मीडियम रहे, पुअर रहे, या जिन्होंने पक्के पास की, वो भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होकर ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन में कला चाहिए उत्तर देने की। अब वहां प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में, कि जो लगभग तीसरी और पांचवी के लेवल होते हैं। साधारण सी जोड़ पूछी जाती है,
साधारण से गुणे भाग पूछे जाते हैं, ब्याज के लाभ आने के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग में तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं अपने घर से निकला, दाएं गया, कुछ दूर मुड़ा, फिर बाएं गया, फिर कुछ दूर मुड़ा, बाएं गया, फिर कुछ दूर चला और दाएं गया, अब मैं पूर्व में जा रहा हूं, मेरा घर किधर है, किस दिशा में। अब ये प्रश्न मिले, कोई विषय की जरूरत नहीं है, कॉमर्स की, आर्ट्स की, साइंस की, मेरिट की, मेडल की, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंसी की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है। तो उस ज्ञान के लेवल को प्राप्त करने के लिए कला चाहिए। अब कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एक प्रश्न होता है छोटा सा और उसके 5 पॉसिबल आंसर होते हैं। हमें निर्धारित समय में उत्तर देना होता है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के कि कंपटीशन एग्जामिनेशन पर्वतारोहण नहीं है कि आप कितनी भी देर में ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो माना जाएगा कि आप विजयी हुए, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 6 महीना लगे। कंपटीशन एग्जामिनेशन 100 मीटर की रेस है। 100 मीटर की रेस हर व्यक्ति दौड़ सकता है जो फिजिकल फिट है, लेकिन जीतेगा कौन? जो सबसे कम समय लेगा। अगर हुसैन बोल्ट जीतता है तो अपने समय से जीतता है, दौड़ने से नहीं जीतता। 100 मीटर में भी दौड़ सकता है विजय जी, आप भी दौड़ सकते हैं, लेकिन हमारा नाम विजय में आएगा क्या? नहीं, उन लोगों का आएगा जो कम से कम समय में दौड़ते हैं। तो सवाल तो 100 मीटर की रेस जैसा बिल्कुल सिंपल तीसरी क्लास का सवाल, जोड़ का सवाल, पूर्णांक की जोड़ का सवाल, लेकिन जीतेगा वो जो कम से कम समय में उस सवाल को करेगा। और कम से कम समय से तात्पर्य क्या? वह समय जिससे कम में दुनिया में कोई सवाल कर ही नहीं सकता। चाहे कंप्यूटर भी आ जाए हमारे सामने तो उससे पहले वो सवाल नहीं कर सकता। उस सवाल को अचीव करना रहता है। मेरा अपना अनुभव होता है कि एक सामान्य जोड़ भागे का सवाल पूर्णांक की अगर परीक्षा में पूछा जाए तो उसे हल करने में पुरानी विधि से, परंपरागत विधि से 35 से 40 सेकंड लगते हैं, और वही सवाल थोड़ी सी स्टाइल से किया जाए तो उसे 5 से 10 सेकंड लगता है। अब सोचिए 25 सेकंड का फासला, 30 सेकंड का फासला। अब एक विद्यार्थी, हम उस सवाल को 5 से 10 सेकंड में करें, हमारा कॉम्पिटिटर उसको 40 सेकंड में करे, तो बताइए वो हमारी बराबरी कैसे करेगा? इसलिए समय का ज्यादा महत्व है, समय में उत्तर देना। अब मैं आपको समय की थोड़ी सी बात बता दूं जी कि एक सामान्यतः अपन औसत परीक्षा का स्वरूप ले कंपटीशन की, एसएससी, बैंक, रेलवे, एलआईसी सबकी, तो 200 सवाल अगर माने तो 120 मिनट का समय औसतन मिलता है, यानी एक सवाल करने के लिए 35 सेकंड। हमें 35 सेकंड में सवाल करना, लेकिन 35 सेकंड सवाल करने के नहीं है, ये बड़ा समझने की बात है बच्चों के लिए। 35 सेकंड के 4 टुकड़े हैं। एक सवाल है तो हमें उसकी इबारत पढ़ना पड़ती है। राम किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, श्याम उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। राम ने शाम शुरू किया और 2 दिन बाद उस पर शाम भी काम पर आ गया, बताइए काम कितने दिन में हुआ? अब ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, सवाल आया तो। 3 लाइन की छोटी से छोटी इबारत को पढ़ने में 8 सेकंड लगते हैं। और कोई भी सुनने वाला मेरा बच्चा बुरा नहीं माने, एक बार पढ़ने से कभी इबारत समझ में नहीं आती, उसको दूसरी बार भी पढ़ना पड़ता है। तो 8 सेकंड तो पहली बार पढ़ने के मिनिमम है, ये इंटेलिजेंट विद्यार्थी का समय, और 4 सेकंड दूसरी बार पढ़ने के, तो 12 सेकंड तो इबारत पढ़ने में लगे। फिर आपने सवाल क्या, एक उत्तर आया, मान लीजिए उत्तर आया आपके 16 सही 2/3 दिन। अब आपको दिए गए 5 उत्तर में उस उत्तर को ढूंढना। उत्तर चौथे नंबर पे तो आपने उसको ढूंढा, उसमें 5 सेकंड तो लगेंगे। अब उसके बाद उत्तर को ढूंढने के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि उस माउस को लाके 4 नंबर पर क्लिक करें सेव के लिए, और उसके बाद उस माउस को ले जाकर नेक्स्ट के लिए क्लिक करें ताकि हम अगले सवाल में प्रवेश करें, उस पर 3 सेकंड लगेंगे। तो सारा हिसाब कम से कम उस सवाल को करने के लिए 35 सेकंड में से 20 सेकंड तो इस प्रक्रिया में गए। अब सवाल करने के लिए कितने समय बचा? 15 सेकंड। अब 15 सेकंड में सवाल करना है और हम चाहते हैं कि विद्यार्थी 5 सेकंड में सवाल। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल अगर 50 का पेपर गणित का है तो 25 सवाल तो बिल्कुल सरल आते हैं, जो हर विद्यार्थी कर लेता। जो विद्यार्थी लाखों विद्यार्थी कर ले तो आप भी करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसा होगा? 10 सवाल थोड़े से कठिन होते हैं जो आधे विद्यार्थी से आधे से कम विद्यार्थी कर पाते हैं, और 15 सवाल एकदम कठिन होते हैं जिसे कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट कर पाते हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं। उन 15 सवालों में समय ज्यादा लगता है, 1-1 मिनट लग जाता है एक सवाल में। अब वो समय कहां से लाओगे? आपको तो मिलते 15 सेकंड। तो ये जो 25 सवाल सरल होते हैं उनको हम 5 सेकंड में करने के बच्चों को बोलते हैं कि आप 5 सेकंड में सवाल कीजिए। तो वहां से 10 सेकंड बचते हैं, वो 10 सेकंड बच्चे हम कठिन सवालों में लगाएंगे तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा। हम 50 में से 50 करेंगे और हम 48-50 नंबर जाएंगे, हम सिलेक्शन पे चले जाएंगे। इसलिए बच्चों से कहते हैं कि एक सवाल 5 सेकंड में करना।
अब बच्चे सोचते कि 5 सेकंड में कैसे सवाल होगा, यही सवाल हम विद्यार्थी जीवन में 20 सेकंड 20 मिनट में करते थे। होगा, होता है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपनी आदतों को थोड़ा बदलना, आदतों में थोड़ा सुधार करना। रफ रफ समय कहाँ लगता है, समय सवाल करने में नहीं लगता, सवाल रफ करने में लगता है। अब रफ कहाँ होता है, रफ 3 प्रकार का। एक, लिखने का रफ, हम अनावश्यक लिखे। मान लीजिए मुझे एक सवाल के अंदर हिस्सा मिला कि 16/4 लिखना, 16/4। अब मैंने 16 लिखा, अपॉन का लाइन बनाया और 4 लिखा, और फिर मैंने दोनों को काट के 4 लिखा आंसर। क्या मैं 16/4 को डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकता था? अब ये 16/4 लिख के मैंने 4 अक्षर लिखे, 2-3 अक्षर, एक लाइन, 4, और इसमें लिखने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 सेकंड लगे। अब ये मेरे 1.5 सेकंड 2 सेकंड बोट हुए कि नहीं हुआ? मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ये रफ्तार है। दूसरा, बोलने का रफ्त। अब कई बार जोड़ते हैं सवाल के, तो बोलते हैं जैसे कि 13 और 3 16 और 5 21 और 4 25 का 5 अस्सी का 2। अब इसको बोलने की क्या जरूरत है? हिंदी वाला बोलेगा, अंग्रेजी वाला बोलेगा, दूसरी भाषा बोलेगा, इसको बोलने की क्या जरूरत है? अब बिना बोले नहीं बोल सवाल कर सकते क्या? बोलने में 3 अक्षर बोलने में, 3 अंक बोलने में, 3 शब्द बोलने में 1 सेकंड लगता है। अगर आपने एक बार जोड़ने में 7 शब्द बोले तो आपके 2 सेकंड की हत्या हो गई, अब 2 सेकंड बोट हो गए। तो ये, और तीसरा समय रफ होता है सोचने में। हमारी तैयारी कमजोर होती है और हमारा संकल्प कमजोर होता है, तो हमें सवाल पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है कि हाउ टू स्टार्ट, और इस सोचने में इतना समय चल जाता है, 1-1 मिनट लग जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि 1 मिनट हो गया। इस तरह से सवाल हमारा समय किल होता है, हत्या होती है, कि हमें उसका एहसास ही नहीं होता सोचने में। अब अगर हम पहले से पूरी तैयारी करके जाए, संकल्पवान हो, दृढ़ संकल्पवान, तो वहां सोचने का समय नहीं। मुझे एक चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आपको इस ओर जाना है, अगर मुझे पहले से अच्छी तरह से पता है तो मैं सोचूंगा नहीं कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं। जैसे स्टार्ट का सिग्नल होगा, मैं चलना शुरू कर दूंगा। सोचना कब पड़ेगा? जब उस चौराहे पे मुझे पता ही नहीं कि मुझे वहां जाना है तो राइट में है कि लेफ्ट में है, फॉरवर्ड में है कि बैक में है, तब मुझे सोचना पड़ता। तो बच्चे तैयारी कम करते हैं, इसलिए उन्हें सोचना पड़ता। अब मैं आपको इधर भैया थोड़ा सा सवाल का, एक बच्चों को समय आप दे तो मैं एक बताऊं कि माना आप एक सवाल में अपने कॉम्पिटिटर साथी से 1 सेकंड कम लगा रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड। 200 का पेपर है, 200 सवाल है, तो आपके पास में उस कॉम्पिटिटर से 200 सेकंड एक्स्ट्रा होंगे, 200 सेकंड एक्स्ट्रा होंगे। आप 35 सेकंड में एक सवाल करने का समय आपको सरकार ने दिया, तो आप उससे 6 सवाल ज्यादा करेंगे। तो जब मेरिट होगी, तो अगर वो 170 पे रुकेगा 200 में से, तो आप 176 पर खड़े होंगे। अब ये 6 सवाल मेरिट में आपको कहां ले जाके खड़े करेंगे, जरा इसकी मैं बच्चों को समझा दूं। मान लीजिए किसी परीक्षा में 2 लाख विद्यार्थी शामिल, बस मात्र 2 लाख, छोटी परीक्षा मान लीजिए 2 लाख शामिल, 2 लाख विद्यार्थी 200 नंबर के बीच पे, 0 से 200 के बीच में, अगर उसको मैथमेटिकल सॉल्व करें तो 1 नंबर पे 1000 विद्यार्थी। अब आपने 1 सेकंड कम लगाया, आपने 6 सवाल ज्यादा किए, तो आप मेरिट में उस अपने कॉम्पिटिटर से 6000 आगे हो गए, सिर्फ 200 नंबर का। अब अगर आप 5 सेकंड बचाते एक सवाल में, तो आप उससे 2 लाख विद्यार्थियों की मेरिट में 30,000 से आगे हो जाते हैं। और अगर 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे होते हैं, तो आप 5 सेकंड बचाकर उस विद्यार्थी से 1.5 लाख मेरिट में आगे हो जाते। अब बताइए आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता और कौन आपकी बराबरी कर सकता? 1 सेकंड हजारों के बराबर होता है और लाखों से आगे कर सकता है परीक्षा के अंदर। इसलिए बच्चों से कहता हूं कि सेकंड का रफ समझे, आप लिखने का रफ, बोलने का रफ सबसे बचे। कहां क्या लिखना, आपको 120 के बटे 5 लिखना है, तब डायरेक्ट चॉइस लिखिए, 120 लिख के लकीर खींच के 5 बन लिखिए। आते सुधारे, अपनी आते सुधारने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में हमारी आदत क्या हो गई विजय भैया, हम सब ने पढ़े, वहां हमें 20 सवाल विद्यार्थी जीवन में आते थे और 3 घंटे का समय और काफी भरना। अब 3 घंटे का समय, 20 सवाल, यहां पर 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय और 200 सवाल। अब आप बोले कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा अंतर। अब वही सवाल जो आपने विद्यार्थी जीवन में 20 सेकंड में किया, 20 मिनट में किया, 10 मिनट में किया, वही सवाल आपको यहां पर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड में करना। इतना फासला, 10 मिनट वाला सवाल 10 सेकंड में।
अब इस लेवल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई जादू तो नहीं है, संकल्प से। संकल्प कैसा होता? अर्जुन की तरह, अर्जुन की तरह। अर्जुन को गुरु ने पूछा कि क्या दिखा, तो उसने कहा सिर्फ आग दिख रही। पास में गुरु खड़ा, 2 फीट दूर, 2 फीट दूर भाई खड़े, भीम जैसा विशाल हो, गुरु जैसा विशाल, जिसका चेहरा सूरज के समान चमक रहा, गुरु नहीं दिख रहा। क्या अर्जुन झूठ बोल रहा था? अर्जुन झूठ बोल रहा था क्या? 4 भाई कह रहे कि सब दिख रहा, गुरु भी, भाई भी, डाल भी, पेड़ भी, पत्ते भी, चिड़िया भी। अर्जुन कह रहा कुछ भी नहीं दिख रहा, गुरु भी, डाल भी, भाई भी, पेड़ भी, पत्ते भी, सिर्फ आग। सच कौन बोला? सत्युग की कहानी, 10,000 साल पहले सत्युग की कहानी है कि सच कौन बोल रहा। और मेरे बच्चों ये उत्तर मत देना कि दोनों सच बोल रहे हैं, ये कायरो की भाषा है। बहादुरी से एक को सिलेक्ट करने की आदत डालो, कौन सच है। 2 गुणित 2 4 होंगे, 2 गुणित 2 5 होंगे, ये आपको एक तय करना कि 4 होंगे या 5 होंगे, दोनों सही नहीं हो सकते। एक कह रहा कि सब दिख रहा है, एक कह रहा कि सिर्फ आग दिखाई, दोनों सच नहीं हो सकते। और रिजल्ट क्या आया? गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पास किया और ज्यादा नंबर दिए सतयुग में। मैंने प्रश्न था मेरा हमेशा, कई जगह मैंने प्रश्न किया, मैं यूरोप गया था सरकार की ओर से, तो वहां भी मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर में पूछा स्टूडेंट से कि सच कौन बोल रहा, अर्जुन बोल रहा है कि युधिष्ठिर बोल रहा है। लेकिन ये बड़ा विषय है, किसी बार गुरुदेव ने मौका दिया इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि सच कौन बोल रहा है। लेकिन अर्जुन को ज्यादा नंबर मिले। 10,000 साल पहले भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में अर्जुन सिलेक्ट हुआ था, आज भी अर्जुन ही सिलेक्ट हो रहे हैं। आपको अर्जुन बनने से किसने रोका? आंख देखना है, फिल्में देखना जरूरी है, टीवी देखना जरूरी है, मोबाइल की चैटिंग जरूरी है, चौराहे पे घूमना जरूरी है, ढाबे में जाके भोजन करना जरूरी है, मेले ठेले में जाना जरूरी है, होने वाले खेल के आयोजन में क्रिकेट की टीम के मैच देखना जरूरी है। किसने रोका आपको अर्जुन बनने से? मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि किसी माँ बाप ने कहा कि बेटा पढ़ मत, टीवी देख? किसी गुरु ने कहा कि बेटा क्या दिन भर तू किताबें में दिमाग लगाता रहता है, जरा यहाँ के हमारा भाषण सुना कर? किसी स्कूल ने कहा, किसी बुक्स ने कहा, किसी समाज नहीं, किसी ने नहीं कहा। हमें अर्जुन बोलने से किसी ने नहीं रोका। पूरी दुनिया हमें एक राय में कहती कि बेटा अर्जुन बनो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, यही जिंदगी में काम आएगा। ये मायावी दुनिया का ग्लेवर। हमारे युवा परिवार से जुड़े थे दानिश अलीगढ़ी, उन्होंने एक बहुत अच्छा हमारे युवाओं के बच्चों के लिए शेर लिखा, 2 छोटी सी लाइन का मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बच्चों को वो पतंगा मानते हैं और इस दुनिया को रंग भरी दुनिया की रंगाई, ये रंग बिरंगी दुनिया है तितली की तरह। वो पतंगा से क्या कहते हैं? ए पतंगे तू रोशनी से बच, इस दुनिया की चमक दमक से बच। ए पतंगे तू रोशनी से बच, वो जीना चाहे तो दोस्ती से बच। ए पतंगे तू रोशनी से बच, जीना चाहे तो दोस्ती से बच। मेरा भी यही संदेश है कि अर्जुन बनो, इस दुनिया से दोस्ती बिल्कुल तोड़ लो। अर्जुन ने भी तो तोड़ी ना, गुरु को ना कह दिया, कितना बड़ा सच है। गुरु को ना कह दिया, तुम तो सबको आ कह रहे, फिल्म को भी आ कह रहे, टीवी को भी आ कह रहे, मोबाइल को भी आ कह रहे। अरे तुम भी अर्जुन बन जाओ ना। 2 साल की बात है, 2 साल का संघर्ष हर परीक्षा में आपको सफलता दिला सकता है अगर आप अर्जुन बन जाए तो। स्कूल कॉलेज पढ़ने में थर्ड पास करिए, पक्की पास करिए। 1 साल की परीक्षा 2 साल में की, 3 साल में की, उससे फर्क नहीं गिरता। हमारी क्लास से हजारों बच्चे जिन्होंने 2-2 साल में पक्की पास करी, 3-3 साल में सिलेक्ट हो गए, आज बड़े बड़े पद में। निराश मत होइए, फर्क नहीं गिरता। गॉड गिफ्टेड नॉलेज है आपके पास में। परमात्मा ने किसी को ज्ञान देने में कमी पेशी नहीं की। पूरी दुनिया कहती, गुरुदेव कहते खुद सागर जी मुझे, कि भगवान ने सबको बराबर दिया। भगवान क्यों बेईमानी करेगा? तो कम देगा, देखो ज्यादा देगा। टेस्ट ऑफ माइंड, मेरे विद्यार्थी जीवन में किसी कारण से टेस्ट ऑफ माइंड बदल गया, ग्लेबर की चला गया, तो मेरा वो कैरियर वाला माइंड था डेवलप नहीं हुआ, मैं पीछे रह गया। और वो डेवलप हो जाता तो मैं कलेक्टर बन जाता। तो टेस्ट ऑफ माइंड, युवा उस ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा हुआ, फिल्में, टीवी, मेले ठेले, अटरम सट्टम, मोबाइल, चैटिंग, फेसबुक, सब। हम उसे कहते हैं कि बेटा सब छोड़ दे, एक बार अर्जुन बन जा, आग देख ले। तेरी आग क्या, तेरे किसको काम है? तेरी जिंदगी उनसे बनेगी। तू 50 रुपए देके टीवी देखेगा, फिल्में देखेगा, तो क्या फिल्म देखता है तेरे को कैसे देगा? तेरा घर चलाएगा? तेरा घर उससे चलेगा, तेरे परिवार को इससे बनेगा कि तू कितना कमा के ला रहा है। 2 साल की मेहनत और 60 साल का सुख, 40 साल की नौकरी, 20 साल की पेंशन, अब कितना गुना फायदा। मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ कि 2 साल की मेहनत अगर 60 साल सुख मिले तो कितना % प्रॉफिट हुआ? कितने % प्रॉफिट हुआ? 3000% लाभ।
दुनिया तो 2% में धंधा कर रही है। अब उद्योगपतियों को इस पे लाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाए, मैंने उनके लेक्चर सुने, 2-3% अब तक बिजनेस कर रहे हैं। या 3000% लाभ का बिजनेस आपको मिल रहा है, उसके बाद ये पर लापरवाह है, तो जिम्मेदार तो आती है ना मेरे बच्चे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने कैरियर को थोड़ा सा अगर संघर्षमय बना कर ले तो कुछ नहीं। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, लॉजिकली माइंड डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, लॉजिकली माइंड हमारा जरूर विकसित होना है, और लॉजिकली माइंड गॉड गिफ्टेड है। आपको ये दुनियादारी का माइंड तो आपका जन्म लेने के 5 साल बाद डेवलप हुआ। लॉजिकल माइंड गॉड गिफ्टेड है। 3 महीने 2 महीने की छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो उठाने वाले के हाथ से पहचान लेता कि माँ है कि दादी है। उसका भी लॉजिकली माइंड है। लॉजिकल माइंड गॉड गिफ्टेड है, अनंत है। इस परीक्षा में तो क्या रखा है, इस परीक्षा से 1000 गुना परीक्षा में आपको उपयोग में आने वाला लॉजिकली माइंड है, उसको विकसित करना। क्योंकि पर टेस्ट ऑफ माइंड कभी लॉजिकली माइंड को विकसित करने के लिए नहीं हुआ, आपका टेस्ट ऑफ माइंड दुनियादारी के माइंड को विकसित करने के लिए हो गया। लॉजिकली माइंड डेवलप, क्योंकि परीक्षाओं में लॉजिक से बेस्ड सवाल आते हैं, और लॉजिक अगर आपको पता है तो आप सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करूं, वर्बल रीजनिंग में एक प्रश्न होता है एनोलॉजी का, यानी नदी और समुद्र। हमसे प्रश्न पूछता है कि नदी और समुद्र में जो संबंध है वही संबंध आदमी का किससे है। नदी का समुद्र से जो संबंध है वही संबंध आदमी का किससे है। क्योंकि इसमें उल्टा दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूं। लेकिन उत्तर, एक समाज पहला, दूसरा संसार, तीसरा मृत्यु, चौथा जीवन, और पांचवा परिवार। अब विद्यार्थी कोई भी उत्तर लगा सकता है, पर उत्तर कहां से निकलेगा, उसके लॉजिकली माइंड के निष्कर्ष से। मेरे सामने घटना पूछी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नदी एंड समुद्र, रिवर। अब मैंने सोचा कि इसका ये उत्तर हो सकता है कि नदी समुद्र में मिलती है, दैट इज द राइट, नदी समुद्र में मिलती है, तो मुझे लगेगा कि मेरा उत्तर होगा परिवार। आदमी परिवार में मिलता है, समाज, आदमी समाज में मिलता है। लेकिन ये उत्तर गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने जो लॉजिक पकड़ा कमजोर है। सच तो है लेकिन अधूरा सच है। नदी समुद्र में मिलती है, दिस इज करेक्ट, लेकिन इसके आगे भी एक सच है कि नदी समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। आप किसी समुद्र में मिली हुई नदी से वापस उस नदी को नहीं बुला सकते। बंगाल की खाड़ी में आपके सामने नर्मदा मिल रही है मैया, आप उस बंगाल की खाड़ी से वापस नहीं कह सकते कि नर्मदा मैया को वापस दे बंगाल की खाड़ी, नहीं। आप परिवार से आदमी को निकाल सकते हैं, समाज से अलग कर सकते हैं, संसार से अलग कर सकते हैं। इसका मतलब उत्तर अधूरा है। तो उत्तर क्या हुआ? मृत्यु। आदमी मृत्यु से वापस नहीं ले सकता। एक बार मृत्यु हो गई तो आप उसको, उस आदमी को मृत्यु से वापस नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमको लॉजिकली माइंड डेवलप करना, और लॉजिकली माइंड का डेवलपमेंट करने के लिए अर्जुन तो बनना है, दुनिया से दोस्ती खत्म करना है। ए पतंगे तू रोशनी से बच, जीना चाहे तो दोस्ती से बच। लेकिन मेरा अपना अनुभव बोलता है, इसको मैंने 40 साल से प्रयोग कर रहा हूं, कि भगवान महावीर का एक सिद्धांत बहुत ही इसके लिए काम का है। आपके कैरियर को ऐसा बना देगा कि दुनिया की कोई परीक्षा आपसे छू नहीं सकती, बच नहीं सकती, और जिंदगी की कोई सफलता आपसे अधूरी नहीं रह सकती। एक सुखी इंसान वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये अगर विद्यार्थी अपने जीवन में ठान ले, और मैं अनुभव कि जिन बच्चों ने ये ठान लिया वो 3-3 बार फेल हो गए 12वीं के अंदर, लेकिन आज बड़े आदमी, स्केल 6 पर रीजनल मैनेजर है। सम्यक दर्शन, मैं जो भी देख सोचूंगा, चिंतन करूंगा, विचार करूंगा, मन में भाव लाऊंगा, वह इतना पवित्र होगा कि जो सच है उस सच से भी परे सच होगा। ऐसा ही मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, सच और सच से परे वाला ज्ञान, और ऐसा ही पवित्र उज्जवल मेरा चरित्र होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जो बच्चा इसको ठान ले, वो जीवन के अंदर इतना सुख और आनंद का अनुभव करेगा कि उसको लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया और जीवन मेरा सफल हो गया। तो मेरा बच्चों, संक्षेप में सारी बातें कही, कभी गुरुदेव ने मौका दिया तो मैं आपको सारी बातें, सवाल ही बताऊंगा। कैसे सवाल 5 सेकंड में होता है? 5 सेकंड में सवाल कैसे हो, मैं बताऊंगा। हम अगर बोले कि 5 सेकंड में सवाल करना, तो 5 सेकंड में सवाल करके चैलेंज से आपको दिखाएंगे
और मेरा यह कहना कि हर बच्चा उन सवालों को जिनको 5 सेकंड में करना बताते हैं 5 सेकंड में कर सकता है, ऐसा नहीं। और हम कराएंगे, अगर मैं 2 मिनट के अंदर आपको 5 सेकंड में सवाल करना सिखा दूं तो आप 5 सेकंड में सवाल करेंगे, रीजनिंग करेंगे, लॉजिक करेंगे, सब करेंगे। मेरा बच्चा है कि आप सभी से कहना, मेरे प्रतियोगी बच्चों से, जैसा विजय जी आपने पूछा क्या संदेश देना चाहते हो, तो मेरा ये कहना कि आप अर्जुन बनो और महावीर के सिद्धांत को अपने जीवन में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कौन रोक रहा है आपको इसको ऐसा करने से? आपको 3000% लाभ का धंधा करने में अगर आप अपने आप को नहीं डालो तो फिर उसके लिए माता पिता, समाज, परिवार और स्कूल जिम्मेदार नहीं है, गुरु जिम्मेदार नहीं है, धर्म जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हो। किसी ने अर्जुन बनने से नहीं रोका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से नहीं रोका। आप खुद नहीं अपना रहे तो खुद भोग, और जिन्होंने अपनाया वो आज जीवन का सुख भोग रहे। कार है, बंगले हैं, बड़े पद पे है, लोग उन्हें साफ साफ करके उनके आगे पीछे घूमते हैं, ऑफिस में लोग उनसे मिलने का टाइम लेते हैं। तो मेरा यही कहना है, अर्जुन बने और महावीर के सिद्धांत को जीवन अपनाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दादा, आज आपने हमारे उद्देश्य को भी सार्थक कर दिया और आज आपने एक ऐसा संदेश सबको दे दिया कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो अर्जुन बने, जिंदगी में अगर सफल होना है तो भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को अपने जीवन में उतारे। हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे आज कि अगर पॉसिबल हो तो उसकी एक झलक दिखा दीजिए, वो मैजिक क्या है? देखिए, एक्चुअली मैंने वो बोर्ड पे लिखा, लेकिन इस सवाल उसको उल्टा दिख रहा है। और ये 2 सवाल मैंने बनाए रीजनिंग के सभी के, लेकिन इसमें उल्टे दिख रहे, इसलिए उसको तो दिखाने में समझ नहीं पाया। उसमें अब जब मैं चेक किया तो अभी लगा मुझे, अब समझ नहीं मिला। लेकिन वो मैं कभी मौका मिलेगा अगर मुझे तो मैं उस पर एक बार फिर समझा दूंगा, उसमें मैं समझूंगा तो सीधा कैसे दिखा सकते हैं। तो ये अगर सीधा दिखता तो बच्चों को 5 सेकंड में, ये सवाल मैं आधे मिनट में बच्चों को 5 सेकंड में करना बता दूंगा, और बच्चा उसके बाद 5 सेकंड में करेगा अगर सूर्य को पाएंगे। 5 से 10 सेकंड मान ले, शुरू में 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन दो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा ही विल रीच अप टू 5 सेकंड, अप टू 5 सेकंड विद इन 1 डे या विद इन 2 डेज, नॉट मोर देन 100 मंथ और 2 मंथ। और ऐसा कैसा रीजनिंग में सवाल है मेरा, पर अब तकलीफ ये है कि थोड़ा सा मैं इसको चेक नहीं कर पाया समय से, तो इसलिए गलती हो गई। लेकिन मैं कई बच्चों को समझा दूंगा कि 5 सेकंड में सवाल कैसे किया जा सकता है, बोर्ड लाके मैं कभी बनवा के दूंगा। दादा, ये बात बिल्कुल सच है कि आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपके अनुभव का समावेश एक एपिसोड में तो नहीं किया जा सकता है। हम जल्दी एक एपिसोड और आपके लिए लाएंगे जिसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे समय का प्रबंधन किया जाए और समय का प्रबंधन करते हुए कैसे सफल हो सकते हैं। एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। आपने सन 1976 से 1999 तक बैंक में अपनी सेवाएं दी, फिर आपने जिंदगी का एक सबसे बड़ा फैसला लिया जब आपको लगा कि अब मुझे अपनी सेवा से निवृत्ति हो जाना है, अब मुझे इस नौकरी को छोड़ देना है और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। यह निर्णय लेना कितना कठिन रहा आपके लिए और परिवार का क्या मानना था आपके इस निर्णय को लेकर? देखिए, मैं मेरे माता पिता का तो बहुत आभार, विशेषकर माता जी का, कि जब मैंने विद्यार्थी जीवन में था तब भी मुझे प्रेरित करते सोशल एक्टिविटी के लिए, और बचपन से मुझे एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का बड़ा शौक रहा। मैं सरपंच का अच्छा खिलाड़ी रहा, स्टेट लेवल का, और कई नेशनल गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। साहित्य का मुझे शौक रहा, और मैं विद्यार्थी जीवन के अंदर जब साहित्य लिखता था तो मैंने कई पुरस्कार जीते, अच्छा वक्ता रहा। और यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 5 साल लगातार मैंने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, और ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें भी मैंने यूनिवर्सिटी को विजय दिलाई। तो अच्छा वक्त, माता पिता का बड़ा सहयोग रहा। ठीक है, बहुत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार था। जब मेरी नौकरी लगी तो मेरा पढ़ाने का शौक था, मैंने युवाम शुरू किया, तो मेरे घर वालों ने कभी आपत्ति नहीं की कि भाई ऐसा नहीं करना, या ऐसा करेंगे तो अपना नुकसान होगा, अपने पैसे लगेंगे। तो मैं करा, फ्री पढ़ाने का काम किया। तो लोग कई बार बोलते कि फ्री क्यों पढ़ाते हो, पैसे क्यों ले लेते? मैंने कहा पैसे ले लेता, अगर ये मेरा बिजनेस होता ले लेता मैं पैसे, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी। बिजनेस में तो अगर मैं कोई गुड्स दे रहा हूँ, कुछ सर्विस दे रहा हूँ, तो उसका पेमेंट ले रहा हूँ, दुनिया ही ले रही है, कोई अपराध थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मैं सर्विस कहाँ दे रहा हूँ, मैं गुड्स नहीं दे रहा, मैं तो सेवा दे रहा हूँ, तो सेवा का पैसा क्या लेता? मैं कई बार कहता हूँ मेरे पूछने वालों से कि भाई हम कोई कार्य करें तो उसकी 2 चीजें ले सकते हैं, या तो हम उसका मूल्य ले लें राशि में, या हम प्रेम ले लें। जिसको जो जरूरत होती है वो ले लेता है, कि जिसको पैसा चाहिए पैसा लेता है, जिसको प्रेम चाहिए प्रेम ले लेता है। तो हम तो गुरुदेव के शिष्य है, प्रभु ने हमको प्रेरणा दी कि भैया पैसे की क्या जरूरत है, जितना उसी में काम चल जाएगा। अपरिग्रह का सिद्धांत है भगवान महावीर का, तो अपरिग्रहवादी है, जितना खर्चा उतना आ रहा है, बाकी की जरूरत क्या है, फोकट चौकीदार बन के हिसाब रखना।
तो हमने कहा कि नहीं भैया, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। तो लोगों ने हमें प्रेम देना शुरू कर दिया, और उसी प्रेम का यह परिणाम रहा कि इतना प्रेम दिया कि हम इतने अभिभूत हो गए कि जब 99 में हमने नौकरी छोड़ने का मन बनाया, तो हमारे मन में एक सेकंड के लिए आया कि ये हमारा क्या होगा, पैसे का क्या होगा। हमें पता कि समाज जो हमें इतना प्यार दे रहा है, तो जब ये समाज चाहता है तो मेरा जीवन चल जाएगा। नौकरी छोड़ने के बाद में मेरा व्यापार करूंगा, उसमें मैं कमा लूंगा, ये समाज चाहेगा। तो क्योंकि भगवान महावीर भी कई दिन तक भूखे रहे, यही सोच के रहे कि अगर ये प्रकृति चाहती है कि मैं खाऊं तो मुझे प्रकृति व्यवस्था करेगी, और अगर प्रकृति ये चाहती है कि आज मैं भूखा रह के भी जी सकता हूं, तो भगवान भूखा रखेगा प्रकृति मेरे को। तो मैंने भी महावीर के हिसाब से यही सोचा कि अगर ये प्रकृति चाहती है कि मेरा घर चले और घर चलने के पैसे मिले, तो प्रकृति व्यवस्था करेगी, और वो चाहती है कि बिना उसके भी इसका घर चलेगा, तो ऐसा करेगी। तो मैंने नौकरी, वो कोई तकलीफ नहीं, घर वालों ने भी पूरा सहयोग किया। घर वाले शुरू से कहते कि भाई ये अच्छा काम करता है, कोई बात नहीं है, ये जहां भी करेगा सफल होगा। तो हम व्यापार में गए और व्यापार में भी सफल हुए। आज हम अच्छे व्यापारी भी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। दोनों हमारा मिशन भी चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है और नौकरी चल रही। फिर हम राजनीति में भी चले गए, थोड़ा इसलिए चले गए कि हम अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके, और निर्दलीय चुनाव लड़े, मेयर भी बने रतलाम के, फिर निर्दलीय एमएलए भी बने, और हमने अच्छे काम किए। व्यापक घोटाला निकाला हमने, हमने ड्रग ट्रायल्स का घोटाला निकाला, हमने सेरोगेटेड बने घोटाले हमने निकाले देश में। पहली बात हमने घोटाले उजागर किए और उस पर कानून बनाने के लिए सरकार को विवश किया। केंद्र सरकार ने ड्रग ट्रायल्स पे कानून बनाया 3 साल पहले, 2 साल पहले सेरोगेटेड मर्डर पे कानून बना। व्यापक घोटाला तो आज भी चर्चित जांच चल रही है। तो हम ऐसे दादा, हम आपके स्क्रीन के पीछे देख पा रहे हैं, आप खड़े हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, आप जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, उनको लगता है कि अब हम सफल हो जाएंगे। हम उसी से जुड़ा हुआ आपसे एक सवाल लेते हैं कि युवाओं से हाँ। चयनित विद्यार्थी का समाज और इस देश के लिए क्या उत्तरदायित्व है? ये देखिए, हम युवाओं के सभी बच्चों को कहते हैं कि पहला उत्तरदायित्व तो आपका अपने प्रति है, कैरियर बनाना। दूसरा उत्तरदायित्व आपका अपने परिवार के प्रति है कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और तीसरा उत्तरदायित्व आपका समाज और राष्ट्र के प्रति है। अगर आपको इन दोनों उत्तरदायित्व, अपने पहले और दूसरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के बाद समय मिले, तो समय का उपयोग समाज को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। आपके पास समय है, आप 2 घंटे टीवी सीरियल देख रहे, 1 घंटा टीवी सीरियल दे रहे, क्रिकेट के मैच आईपीएल देख रहे, आप कोई फिल्म देख रहे, तो ये आपका व्यवहार युवाओं के अनुकूल है। आप उस 1 घंटे में, अगर आपको सप्ताह में 2 घंटे मिल रहे हैं, तो आप उस 2 घंटे का उपयोग ऐसा करें कि किसी का भला हो। शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करें, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करें, प्रकृति के सुधार के क्षेत्र में काम करें, गरीबों के उत्थान में काम करें, किसी बच्चे को प्रेरित करके उसे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए काम करें, कुछ भी काम करें, पर कुछ ऐसा शौक करें कि किसी का भला हो, आपका शौक पूरा हो जाए, आपको आनंद भी मिल जाए और किसी का शौक भी पूरा हो जाए। इसलिए, और हमने अनुभव है कि हमारे बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, उसमें से कई बच्चों को पढ़ाने का, निःशुल्क पढ़ाने का शौक पैदा हो जाता है। रविवार के दिन हमारे यहाँ क्लास के अंदर पढ़ाने वालों की लाइन होती है। प्रोफेशनल कोचिंग क्लास में पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं मिलती, पैसे देते 500-500 रुपए घंटा, 300-300 रुपए घंटा, 200-200 रुपए घंटा, उसके बाद समय पे फैकल्टी नहीं मिलती, योग्य फैकल्टी नहीं मिलती। हमारे ये हालत है कि पढ़ाने वालों कतार होती है और उनको समझाना पड़ता है कि यार आज तेरे को मौका नहीं मिलेगा, माफ कर दे। ये हालत है, क्योंकि बच्चों के मन में शौक पैदा हो गया, हॉबी डेवलप हो गई। अब वो शौक को पूरा नहीं करेगा तो बेचैनी महसूस करेगा। हम उस रचनात्मक कार्य को शौक करते हैं और यही हमारी सफलता है। हमारी सफलता ये नहीं कि 1 लाख, 1.25 लाख बच्चे सिलेक्ट हो गए, ये भी सफलता नहीं कि 200 सेंटर है। हमारी सफलता ये है कि इस मायावी दुनिया में एक नौजवान का भी निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और परिवार के लिए समर्पित। हमने ऐसे हजारों नौजवान तैयार कर दिए कि जिस कला से वो पैसे कमा सकते हैं, जिस कोचिंग से पैसे कमा सकते हैं, उस कोचिंग कला को वो खर्च कर रहे हैं अपनी जेब के पैसे लगाकर, और उसके बाद आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। हमने ऐसे तय कर दिए नौजवान हजारों, और यही हमारी सफलता है। दुनिया हमें कोचिंग क्लास के रूप में देखती है। दुनिया, हम कई बार बोलते कि हम, आपने पूछा कितने बच्चे सिलेक्ट, हमने कहा 110, आपने कितने सेंटर, हमने कहा 200 सेंटर, आपने कितने साल हो गए, 43 साल। ये कोई सफलता नहीं है। ये 43 साल हो गए कि 100 साल हो गए, काम अच्छे करे तो 1 साल भी बड़ा होता, काम खराब करे तो 43 साल का भी क्या मतलब है। ये हमारी सफलता नहीं, लेकिन दुनिया यही भाषा जानती है, इसलिए हमको दुनिया को इसी भाषा में बोलना पड़ता है। असली हमारी सफलता का मूल्यांकन से किया जाए कि
आज हमने जो हजारों बच्चे तैयार किए जो निस्वार्थ भाव से बम्बई में भी पढ़ा रहे, आप बम्बई में भी हमारी क्लास देख चुके विजय जी, निस्वार्थ भाव से पढ़ाने वालों की लाइन लगी रहती है। आपको खुद को ना बोलना पड़ा कि भाई आज तेरा नंबर जाएगा, तेरे को बाद में पढ़ाना। तो बम्बई जैसी जगह, रतलाम से इतनी दूर, मायावी नगरी, वहां अगर पढ़ाने वाले आपके पास लाइन लगा के कह रहे कि हमको पढ़ाने दीजिए, हमको पढ़ाने दीजिए, और आप उनको इनकार कर रहे कि नहीं आपका नंबर नहीं है, तो आखिर यही सफलता है ना हमारी, और क्या सफलता। और अब हम यही प्रभु से कामना करते, गुरुदेव से प्रार्थना करते कि हमें गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि जिस मिशन को हम कर रहे हैं उस मिशन पे हम उसी पवित्र भाव से हमेशा चलते रहे, जिस पवित्र भाव से हमें शुरू करने का प्रकल्प प्रारंभ किया है। जी, आज हमारे पास दादा काफी संदेश आए हुए हैं, आपके काफी जी विद्यार्थियों ने भी हमें संदेश भेजे हैं, काफी सवाल भी है, जी हम वो भी लेंगे। जी लेकिन गुरुदेव श्री नयपद्म सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से जी भाईंदर में बैंकिंग, रेलवे और आयकर की क्लासेस शुरू हुई थी। काफी जी विद्यार्थियों ने उसका लाभ भी उठाया और वो जी प्रकल्प फिर से शुरू होने वाला है। आज गुरुदेव ने जी आपको खास आशीर्वाद दिया है और एक चीज जी खास कही है कि जिस तरह से आपने पूरे जीवन को सेवा में लगाया लेकिन सिद्धांत को नहीं भूले, वो सिद्धांत जी आपके जी जीवन भर रहे और उसी सिद्धांत, उसी प्रिंसिपल से आप इस देश और समाज की सेवा करते रहे। ये खास प्रणाम उनका गुरुवर, संदेश प्रणाम आपके लिए है आज। प्रणाम गुरुवर, मेरा वंदन गुरुदेव को नमः स्वीकार हो। गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन, गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन, गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। एक सवाल लेते हैं, निकट भविष्य में कौन कौन सी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है? आप अगर ये सवाल हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उन्हें एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा आज। देखिए, अभी कोरोना काल है, जो परीक्षाएं होने वाली थी वो भी परीक्षाएं अभी आगे बढ़ गई है, तो इसलिए अभी ये तय करना पड़ा कौन सी है। लेकिन मैं बता दूं बच्चों से कि हर साल परीक्षाएं होती है। जैसे हर साल स्टेट बैंक ग्रुप की 2 परीक्षा होती है, क्लर्क और पीओ की। रिजर्व बैंक की 2 परीक्षा होती है, असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम ऑफिसर्स की। फिर आईबीपीएस की 2 परीक्षा होती है बैंक की, एक क्लर्क और एक पीओ की। फिर रूरल ग्रामीण बैंक की 2 परीक्षा होती है, आरआरबी से बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, एक क्लर्क की एक ग्रामीण की। तो ये लगातार 8 परीक्षा होती है। एसएससी की 3 परीक्षा हर साल होती है, तो 8 और 3 11 परीक्षा होती है। रेलवे की परीक्षा साल में 1 या 2 बार जरूर होती है, वो परीक्षा होती है। सीपीओ की परीक्षा हर साल होती है और स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षाएं समय समय पे होती रहती है, पुलिस कांस्टेबल की, पुलिस इंस्पेक्टर की, संविदा की, पटवारी की, अब कंप्यूटर ऑपरेटर की और क्लेरिकल लेवल की, सचिवालय में, सब में। और स्टेट गवर्नमेंट में कभी ईपीएफओ की परीक्षा होती है 2-3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, कभी पोस्ट ऑफिस की परीक्षा होती है। ऐसे लगातार कई परीक्षाएं होती रहती, बड़े लेवल की। 100-200 पोस्टें वाली बात नहीं कर रहे, सारी परीक्षा हजारों पोस्टों से ऊपर वाली है। तो अगर एक बच्चा इन सारी परीक्षा का फॉर्म भरे तो 2-4 परीक्षा देने के बाद में उस परीक्षा के गुण आ जाते हैं, ट्रिक आ जाती है, स्टाइल आ जाती है, फिर वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब निकट भविष्य में ये सारी परीक्षाएं ड्यू है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण इन परीक्षा का समय बढ़ गया और जनरली परीक्षा सारी मई जून के बाद ही होना शुरू होती है। क्यों कि अप्रैल तक तो बच्चे स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स में बिजी रहते हैं, चाहे प्रोफेशनल क्लासेस हो, एमबीए की, बीई की, सब की, या अपनी रेगुलर क्लासेस हो, ग्रेजुएशन की। उसके बाद जून से लेके जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर में सारी परीक्षा होती है। केट की परीक्षा भी इसी में होती है, नीट की भी इसमें होती है, जी की भी इसी में होती है और सारी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन परीक्षा भी इसी समय में होती है। तो अब परीक्षा का जैसे कोरोना का प्रकोप कम होता चला जाएगा, परीक्षाओं का एक जो धूम सी है बढ़ती जाएगी और क्लियर होता जाएगी कौन कौन सी परीक्षा होने वाली है। और बच्चे इस बात तैयारी अभी से शुरू कर दे कि ये मान के चले कि नवंबर तक 4-5 परीक्षा बैंक की, रेलवे की, एसएससी की, ये तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी से आप तैयारी करें। मेरा बच्चों से कहना कि देखिए कभी कभी हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होती है कि हम वैकेंसी भरते तब तैयारी शुरू नहीं करते, उसके पहले हम तैयारी शुरू नहीं करते, जब हमारे पास कॉल निकला जाता महीने भर पहले तब हम तैयारी शुरू करते। ये समय नहीं चलेगा। एक तैयारी में 6 महीने 1 साल का सेक्रीफाइस चाहिए, क्योंकि 60 साल का आपको लाभ लेना है। कोई 1 साल की बात है क्या? 40 साल तनख्वाह लोगे, 20 साल पेंशन लोगे, 60 साल बेनिफिट लोगे, तो साल 2 साल का संघर्ष और साल 2 साल का त्याग तो करे ना, जिंदगी आपकी मजेदार हो जाएगी। इसलिए अभी तैयारी करें। आने वाले समय में बैंक की, एसएससी की, पीएससी की, यूपीएससी की सारी परीक्षाएं होने वाली है। नवंबर तक सारी परीक्षा का लगभग क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ लोगों, कुछ परीक्षा वालों ने अपना क्लियर भी कर दिया कि हम नवंबर में परीक्षा लेंगे। केट वालों ने भी अपना क्लियर कर दिया, जी वालों ने भी क्लियर कर दिया है और पीएससी वालों ने भी क्लियर कर दिया है। इससे आप तैयारी करें। जैसा आपने बताया अभी कोरोना संकट के कारण सारी कोचिंग और इंस्टीट्यूशन बंद है, तो ऐसे में जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, आप उन्हें कुछ पुस्तकों या कुछ बुक्स के बारे में मार्गदर्शन दीजिए।
नहीं देखिए, हमने अभी हमारी मीटिंग में हमने तय किया था, सोचा था कि हम भी जूम के माध्यम से क्लासेस लगाएं और बच्चों को पढ़ाएं। तो अभी इस पे हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बुक्स के मामले में सामान्य सा है, बच्चों से मेरा ये कहना है कि आपके जनरली 4 विषय आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इन चारों विषय के लिए बुक्स बाजार में अवेलेबल लगभग एक जैसी सभी की, कोई फर्क नहीं गिरता किसकी आप लेते हैं। आप अपने घर पर इसके अंदर कई कोचिंग क्लास वालों के पेपर भी आते हैं आपके करने के लिए, टेस्ट पेपर, डमी टेस्ट बोलते हैं उसको। आप डमी टेस्ट करें तो उसमें चेक करें कि कौन सा विषय आपका कमजोर है। जैसे गणित, तो मैथ्स के अंदर आपको 50 में से 40, 42, 45 नंबर आना चाहिए, कम आ रहे तब सब्जेक्ट। इसमें ज्यादा नंबर लेकर हम जीके और इंग्लिश के अंदर जो गैप है उसको पूरा कर सकते हैं कॉम्पिटिशन में। तो इसमें नंबर के आप देखेंगे चारों में जो कमजोर है, जो विषय आपका कमजोर है उस विषय के उसमें समय दें। आप, मेरा सभी से कहना है कि आप कम से कम 4 घंटे दिन में, बस ज्यादा नहीं, 2-2 घंटे के 2 पीरियड शेड्यूल बना लें। तो उसमें आप मान लीजिए इंग्लिश कम रोज सवाल करूंगा और इंग्लिश को मैं बोल बोल कर और लिख लिख कर भी याद करने की कोशिश। हाँ जी विजय जी, तो मैं जो विशेषकर से आपसे बात कर रहा था बच्चों सभी से कि आप बुक्स के लिए चिंतित नहीं रहे, सिर्फ ठीक आप अपने मन को जो तैयारी का एक पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करें। स्कूल कॉलेज के अंदर जो पैटर्न था आपका याद करने का, वो पैटर्न नहीं लगाए। यहाँ पर सवाल की गहराई से समझकर उसके अंदर जाना। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न बताने की कोशिश की कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न आते हैं रीजनिंग के अंदर, ये किसी भी परीक्षा, मतलब ये पीएससी यूपीएससी सब में आते हैं। जैसे सेट बोलते हैं पीएससी की, उसमें भी आता है, यूपीएससी सेट में भी आता है कि एक पुरुष ने एक महिला के चित्र की ओर देखते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी माँ की सास है, उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। अगर ये प्रश्न करने में आपको समय लग रहा है और नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लॉजिकली माइंड कमजोर है, कहीं ना कहीं। तो आपको भाई ये नॉन मैथमेटिकल प्रश्न है, रीजनिंग का नॉन मैथमेटिकल प्रश्न। रीजनिंग में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक नॉन मैथमेटिकल प्योर लॉजिक से डिपेंड होता है, और एक मैथमेटिकल। जैसे कि किसी पंक्ति में राम दाएं से 16वें स्थान पर और श्याम बाएं से 70वें स्थान पर, और दोनों के बीच में 8 आदमी, तो उस पंक्ति में कितने आदमी। तो अब सामान्य विद्यार्थी 16, 17 और 8 को जोड़ के बोलता है, पर उत्तर गलत है, क्योंकि इस पंक्ति का रेशियो अलग है। चूंकि अब यहाँ इतना समझाना नहीं है, पर ये मैथमेटिकल बेस्ड रीजनिंग है। और वो जो मैंने पहले कहा कि मैं दाएं गया, बाएं गया, इधर गया, या ब्लड रिलेशन का कहा, तो ये नॉन मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो आपका माइंड अगर मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आपका माइंड सवाल को नहीं कर पा रहा, तो इसमें ज्ञान की कमजोरी नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा स्कूल में इसको नहीं पढ़ा। इसमें कमजोरी है तो सिर्फ हमारे लॉजिकली माइंड के डेवलपमेंट की। और उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान है। 3 दिन लगता है लॉजिकली माइंड को डेवलप करने का, सालों नहीं लगते। किसी कमरे और दिया जला दिया जाए तो प्रकाश होने में 1 सेकंड लगता है, महीने नहीं लगते। तो अंधेरा ये नहीं कह सकता कि मैं 1000 साल से यहाँ रह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं 10 साल से रह रहा हूं, या 1 साल से रह रहा हूं। नहीं, दिया जलते उस अंधेरे को वहां से जाना होगा, दिया जलाने की जरूरत है। टेस्ट ऑफ माइंड को डेवलप करना कैरियर के लिए, टेस्ट ऑफ माइंड। सपने में भी मुझे सवाल दिखे रीजनिंग के, गणित के, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखे, उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ माइंड। और टेस्ट ऑफ माइंड को अगर हमने डेवलप कर लिया तो लॉजिकली माइंड स्वतः डेवलप हो जाता है। लॉजिकली माइंड कोई अलग चीज नहीं है, समर्पण से पैदा होने वाला ज्ञान है। समर्पण, अर्जुन का समर्पण था चिड़िया की आंख, तो उसका लॉजिक कितना बेहतर था। गुरु नहीं दिख रहा और आंख दिख रही, लगेगा झूठ बोल रहा, आप देखो साथ झूठ बोल, लेकिन उसकी लॉजिकली आंसर है। उस लॉजिकली आंसर की विवेचना करेंगे हम, कभी मौका मिला तो करेंगे कि अर्जुन का उत्तर सही क्यों। लेकिन उसके बाद एक और कहानी में पात्र एकलव्य, ये बड़ी रोचक कहानी है। मैंने यूरोप के अंदर भी कई यूनिवर्सिटी के अंदर इस कहानी को बताया बच्चों को, वहां के तो बच्चों की भीड़ मेरे पीछे लेक्चर खत्म होने बाद इकट्ठा हो जाती थी और मेरे से क्लास करती थी। मैंने उन्हें कहा कि एक बात हो रही, एकलव्य, अर्जुन इतना धुरंधर, उसको गुरु पढ़ा रहा, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी, सारी फैसिलिटी गुरु द्रोणाचार्य की यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन एकलव्य के पास कुछ नहीं, पेड़, गुरु के स्थान पे पत्थर, बाण के स्थान पर लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी से बने हुए तीर। और उसके बाद भी जब परीक्षा हुई तो अर्जुन और एकलव्य में कौन जीता? एकलव्य। किसी ने नहीं सोचा हिंदुस्तान की कहानी, विश्व की किसी भी भाषा में विद्यार्थियों की प्रेरणा देने वाली इससे अच्छी कहानी नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं।
मैंने विश्व की 20 भाषाओं में ढूंढने की कोशिश की कि इससे अच्छी कहानी कौन सी है, कहीं नहीं कहानी। एकलव्य जीता। उस सतयुग में जहां राजा महाराजाओं के गीत गाए जाते थे, राजा महाराजाओं पे साहित्य बनाया जाता था, उस सतयुग में एक भील का बच्चा जीता एक राजा के लड़के से, अर्जुन से। क्यों जीता? क्योंकि अर्जुन से ज्यादा समर्पण एकलव्य का था। एक उत्तर इसका। अर्जुन का समर्पण था, लेकिन अर्जुन के पास सुविधा थी, इसलिए उसका समर्पण कम था एकलव्य की तुलना में। एकलव्य का भी समर्पण वही था, लेकिन एकलव्य के पास सुविधा नहीं थी, ज्यादा था, और एकलव्य जीता। आप भी एकलव्य बन के जीत सकते हो। जो नहीं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े महानगर में रहे, बड़ी कोचिंग करे, बड़ी बड़ी बुक्स ले, नहीं, एकलव्य हर तकलीफ में भी जीत सकते हो। अगर आपका समर्पण है अपने कैरियर के प्रति, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सही कहा आपने कि संकल्प शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आपके एक विद्यार्थी ने हमें एक संदेश भेजा है, उनका नाम है कार्तिक पोरवाल। उन्होंने एक संदेश भेजा कि जब इंजीनियरिंग करने के बाद वो नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उन्हें असफलता हाथ लगी। वो आपके पास आए और आपने उन्हें प्रेरित किया प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपके मार्गदर्शन में और युवाओं की क्लासेस में कर रहे थे, तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। 9 जगह, 1 2 3 4 नहीं, 9 जगह उनका सिलेक्शन हुआ और आज वो राजस्थान के प्रतापगढ़ के अंदर ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। वो उनकी जिंदगी की, उनकी जीवन की पूरी सफलता का श्रेय आपको और युवाओं को देते हैं। ये देखिए, कार्तिक को मेरा बहुत शुभाशीष, और पूज्य गुरुदेव नए सागर जी का आशीष भी भाई कार्तिक को मिले कि इनके पवित्र ओज पे समर्पण के भाव है उनके युवाओं के प्रति। लेकिन मैं कहता हूँ कार्तिक, जिससे कि इसमें उसकी सफलता में युवाओं का श्रेय नहीं है, उनकी सफलता में श्रेय है उनके पूज्य माता पिता का और उनके अपने हुए पवित्र भाव का। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आज भी कार्तिक सर जब भी रतलाम आते हैं तो सबसे पहले युवा क्लास में पढ़ा जाते हैं, और 2 घंटे पढ़ाए बिना वो जाते नहीं, चाहे उनका नंबर नहीं हो तो 1 घंटा वेट करते हैं। ये जो समर्पण उनके बीच में है, यही उनकी सफलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज करने के बाद नौकरी की तलाश में रहे, वहां उनको सफलता क्यों नहीं मिली? कि उस टाइम उनके अंदर समर्पण का वो भाव पैदा नहीं हुआ था कि ए पतंगे तू रोशनी से बच, जीना चाहे तो दोस्ती से बच। उनकी दोस्ती मायावी दुनिया से थोड़ी रही होगी, ग्लैमर से। जब वो युवा में आए और उनका सारी दुनिया से रिश्ता तोड़कर सिर्फ कैरियर से, अर्जुन की आंख से रिश्ता बन गया, तो इतिहास गवाह है वो खुद के 9 जगह सिलेक्ट ही नहीं। जो उनका बहुत प्रेम है समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति, उनका समर्पण का भाव विशेषकर गरीबों के प्रति बना रहे। और जो शौक उनके अंदर पैदा हुआ है कि मुझे कुछ ऐसा काम करना जिससे कुछ कल वह भला हो, वो शौक जिंदगी भर बना रहे। चाहे युवा में पढ़ाए ना पढ़ाए उससे मतलब नहीं, जहां भी रहे सेवा करें, निर्धन की सेवा करे, जरूरतमंद की सेवा करे, दीन दुखी की सेवा करे, धर्म के राह पे चले, सत्य के राह पे चले, ब्रह्मचर्य के राह पे चले और जीवन को सुखी बनाए। यही मेरा समाज है। सर, एक बहुत प्रासंगिक सवाल मैं यहाँ आपसे लेना चाहूंगा। आपने जिक्र भी किया कि जो जितनी ज्यादा कॉपी भर देगा वो उतना मेधावी स्टूडेंट माना जाएगा। ऐसी एक रेस भी एक दौर में चलती थी, लेकिन आपने उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से उसके लिए गाइडेंस दिया स्टूडेंट को कि ऐसा नहीं है कि कॉपी भरने से आपके मार्क्स आते हैं, आपको लॉजिकल थिंकिंग, देयर इज नो मैजिक, ओनली लॉजिक को डेवलप करना होगा। सर, ये मार्क्स ही एक विद्यार्थी के लिए पैमाना बन गया है। आज हम देखते हैं 98%, 99%। क्या जिंदगी में और नौकरी में चयनित होने का पैमाना मार्क्स ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। और अभी जो शिक्षा शास्त्रियों ने यूजीसी और स्टेट गवर्नमेंट की सीबीएसई है या नेशनल बोर्ड है एजुकेशन का, और एमपी जो स्टेट बोर्ड है, इन सभी ने भी मार्क्स ज्यादा देना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों के बीच में आत्महत्या करने का और डिप्रेशन, बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। क्यों नहीं लोगों ने इस बात पर अध्ययन किया कि पहले मार्क्स मुश्किल से गिने चुने लोग फर्स्ट क्लास होते थे, आज हर कोई 90%, 80% बोल रहा। और 90%, 80% बोलने के बाद में उसमें किसी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो 80% की क्या वैल्यू? अब उसमें निराशा का भाव नहीं आएगा। तो ये जो हो गया है ये गलत है। और मेरा सभी माता पिता अभिभावकों से, बच्चों से तो कहता हूं मैं
कि स्कूल कॉलेज की डिग्री आपकी योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है। अरे सरकार जो आपको डिग्री देती वो भी नहीं मानती कि आप योग्य हो। मान लीजिए आप अभी 12वीं की परीक्षा दी विजय भैया, और वो बच्चा 9th में, साइंस बेस में 12वीं में, वो जाके मुख्यमंत्री से के सामने इस प्रदेश का टॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दे दो, तो मुख्यमंत्री दे सकता नहीं। वो बोलेगा कि नहीं, अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको जी की परीक्षा देना पड़ेगी, और उसमें सिलेक्ट होगे तो उसके आधार पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट होगा। तो जो सरकार 98% की डिग्री दे रही है, गोल्ड मेडल दे रही है, टॉपर डिक्लेयर करके फोटो छाप रही है, वही सरकार उस बच्चे की योग्यता को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लायक नहीं मानती, तो फिर आप क्यों मानते हो, माता पिता क्यों मानते हैं? ये सब धोखा है, सब धोखा है। असली योग्यता नहीं है, गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंसी है बच्चों के बीच में। वो कंपटीशन एग्जामिनेशन में जिस ज्ञान को चाहिए वो तो गॉड गिफ्टेड उस परीक्षा में लगने वाले ज्ञान से हजारों गुना है। कार्तिक सर का आपके सामने उदाहरण है। हमारे देश में तो तुलसीदास और कालिदास के उदाहरण है। पहले उनका टेस्ट था रत्नावली तुलसीदास का, लोग हंसी उड़ाते थे, मूर्ख बोलते थे। फिर उनका टेस्ट ऑफ माइंड बदला, रत्नावली से उनका टेस्ट ऑफ माइंड राम की तरफ गया, और जैसे ही रत्नावली से राम गया तो उस पीरियड में कोई उनको बहुत मेहनत शीर्षासन थोड़ी करना पड़ा कि हिमालय में जाके तपस्या करना पड़ी, कि किसी मेडिकल में जाके डॉक्टर से ऑपरेशन करा के रत्नावली निकाल के राम अंदर डालना पड़ा। नहीं, एक क्षण में उनके अंदर संकल्प पैदा हुआ कि रत्नावली की जगह राम से प्रेम करोगे जीवन सफल हो जाएगा। ये बात उनके दिल में बैठ गई और राम की ओर चले गए, और आज दुनिया के महान रचनाकार है। और जिस रत्नावली के पिता जी नहीं सकते थे, उसी रत्नावली को 10 साल बाद तुलसीदास जी पूछते हैं कि देवी आप कौन है? कहना पड़ा कि मैं रत्नावली। टेस्ट ऑफ माइंड को बदलना है। मेरा बच्चों से यही कहना है कि टेस्ट ऑफ माइंड आप आसानी से बदल सकते हैं। ये जो योग्यता ये बेकार है, ये स्कूल कॉलेज की डिग्री को आप देखो ही मत। और माता पिता से कहना, अभिभावकों से, और जो बच्चों को प्रेरित करते हैं, कभी भी उसके परसेंटेज मत पूछो। कसम ले लो कि अपने बच्चे के परसेंटेज एक बार जान ली, उसका जिंदगी में कभी नहीं पूछेंगे। और दूसरे के घर मिलने जाएंगे तो उस बच्चे की भी परसेंटेज नहीं पूछेंगे, तू कौन से स्कूल में पढ़ता है। ये पूछ पूछ के ना कौन से स्कूल पढ़ता है, हमने ये धंधे को व्यापार बना दिया। अब एक ब्रांड स्कूल है, एडवर्टाइजमेंट्स है, अब वो आपने पूछा कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो परिवार वाला सोचता है कि सरकारी स्कूल का नाम लेंगे तो छवि परिवार की इमेज डैमेज हो जाएगी, तो बड़े स्कूल में एडमिशन कराए कि साहब उस फला स्कूल में पढ़ता है। ये कितना बड़ा धोखा बच्चों के साथ कर रहे तुम अपने मानसिक सुख के लिए। तो आप एक कसम ले, मेरा युवाओं के बच्चों से तो कहना ही है, और जो सुन रहे अभिभावक से भी कहना है, कभी भी किसी बच्चे से आप उसके स्कूल का नाम नहीं पूछेंगे, कभी किसी बच्चे से आप उसके परसेंटेज नहीं पूछेंगे। आप उसको प्रेम का प्रदर्शन करना तो आप उसको सिर्फ क्लास पूछेंगे, तो कौन सी क्लास में पढ़ता? बच्चे ने कहा 7वीं। अरे शाबाश बेटा, इस स्कूल में 7वीं है, अरे तू तो जरा तो उससे कभी मत पूछेंगे, लगी होगी तो खुद ही बोल देगा। आप पूछ के क्या कर रहे हो ना, आप क्या हथेली लगा लोगे उसमें पूछ के? क्या कर लोगे? उस बच्चे को डिप्रेस कर रहे हो। 2 साल हो गए अभी तक नौकरी लगी। अरे नहीं लगी तो होगा, कोई कारण रहा होगा, फिजिकली कारण है, मेंटली कारण है, ज्योग्राफिकल कारण है, इकोनॉमिकल कारण है, हेल्थ फैक्टर है, 50 कारण है, लग जाएगा। तो आप पूछ के क्या कर लोगे? नहीं बोल के आपको क्या उसको संतोष मिल जाएगा? नहीं, आप ऐसे प्रश्न करके ही हम बच्चों को निराश कर रहे हैं। हमारा सभी से कहना है कि थोड़ा अपने नेचर में चेंज करें, समाज को सुधारना है। नहीं तो अगर समाज में बुराई पैदा होगी, डिप्रेशन पैदा होगा, तो आज पड़ोसी का बच्चा शिकार हो रहा है, कल हमारा बच्चा भी शिकार होगा उससे। जी दादा, आपने माता पिता को बहुत अच्छा संदेश दिया कि बच्चे जीवन में जो करना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता दें, उन्हें उस कार्य को करने दें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अगले सवाल पर जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था तुरकिया ब्रदर्स का। जब तुरकिया ब्रदर्स जब भाविन स्कूल गए, 12th के बाद वो पढ़कर वहां से निकले, तो एक दिन में वो आए अपने पापा के पास और उन्होंने कहा कि अब मुझे कल से स्कूल नहीं जाना है। तो पूरे घर में एक माहौल हो गया कि क्या बात है, बच्चा क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता है, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जो सिलेबस हमको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत पुराना है, उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तो हम जो पढ़ना चाहते हैं वो खुद पढ़ेंगे। उन्होंने उसको लिबर्टी दी कि आप ठीक है, आप पढ़िए, आपको जो करना है कीजिए लाइफ में। दादा, मैं आज आपको बता दूं कि तुरकिया ब्रदर्स भारत के यंगेस्ट बिलियनियर हैं, 97 नंबर में फोर्ब्स के हिसाब से, और उनका जो वेल्थ है वो आज 20,000 करोड़ का है। उन्होंने अभी अभी अपने एक कंपनी
media.net 6,250 करोड़ में चाइनीज कंपनी को बेच दी। ये सब कब हुआ? जब एक माता पिता ने उन्हें स्वतंत्रता दी कि आप जो चाहे वो करें, जो हेल्प होगी, जो मोटिवेशन होगा, हमारे द्वारा दिया जाएगा। तभी एक ऐसे विद्यार्थी का भी निर्माण होता है जो भारत का भी नाम गौरवान्वित करता है, अपने देश का नाम गौरवान्वित करता है और समाज का। बस कुछ 2-3 सवाल लेने के बाद हम आपसे विदा लेंगे। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर युवाओं की आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारी योजना तो ये है कि हम भविष्य में एक बड़ा गुरुकुल टाइप बनाए, जहाँ पर बच्चों को रेसिडेंशियल शुल्क उपलब्ध हो, और हम जो अभी लेवल हमारा मेनली क्लेरिकल लेवल तक है, इसको पीएससी, यूपीएससी तक और पीओ तक ले जाए, ये हमारी योजना है। उसके लिए हमें रतलाम में एक दानदाता है, श्री अनुकिलाल जी कटारिया, उन्होंने 35,000 स्क्वायर फीट जमीन हमें दी है, और उस पर निर्माण के लिए हम बच्चों से कहेंगे, हमारे युवा के जो स्टूडेंट पुराने हैं, कि अगर उनमें संभव हो और वे उनके लिए ईजी हो तो उसमें मदद करेंगे, और हम वहाँ जितने हमें मिलेंगे उस हिसाब से उसकी मदद करके वहाँ अपने सपने को साकार करेंगे। अभी हमने जो नक्शा बनाया उसके हिसाब से हम पहले 50-60 लोगों के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं, एक हॉल बना रहे हैं, और वहाँ हम क्लासेस लगाएंगे, रेगुलर क्लास लगाएंगे और बच्चों को ऐसे करेंगे। फिर अगर हमारे प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इस तरह से हम किराए से जगह ले लेके पूरे देश में जहां भी हमें आवश्यकता लगेगी और जहां हमारे पास फैकल्टी रहेगी पढ़ाने वाली, हम वहाँ इस तरह की कक्षा लगाने की सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा अगर हम उसको रेसिडेंशियल बना ले तो रिजल्ट थोड़ा और अच्छा आ सकता है, और क्लास का लेवल भी थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम एक पहले से कैरियर कॉन्शियस की क्लासेस लगाए वेकेशन के पीरियड में, 10वीं के वेकेशन में, 11वीं के वेकेशन में, 12वीं के वेकेशन में, और उनको जब वो कॉलेज की दुनिया में प्रवेश करते, जब कॉलेज की दुनिया में प्रवेश करते वो ग्लैमर की दुनिया के आकर्षित हो जाते हैं। तो हम उनका ऐसा माइंड सेटअप करें कि कॉलेज की दुनिया में प्रवेश करने के साथ ही वो कैरियर कॉन्शियस बन जाए, और जब एक बच्चा अपने कैरियर के प्रति गंभीर बन जाएगा, फिर वो सारी दुनिया की झूठ को पकड़ लेगा कि नकली है, ये चमक नकली है, ये दमक नकली है, ये जो दिख रहा है वो नकली है, असली तो मेरी अपनी जिंदगी है। बस हम बच्चों को ये आगाह करते हैं, और अपना अनुभव, हमारा अनुभव है कि जिस बच्चे को हमने कैरियर के प्रति एक बार जागरूक कर दिया, फिर उसने सारी दुनिया को लात मारना शुरू कर दिया। तो हमारी दो योजना है। फिर एक हमारी योजना है कि एक स्टडी हाउस बनाना चाहते हैं। बड़ी योजना है, अब संभव प्रभु की इच्छा है, सोचने में तो कोई बुराई नहीं है कि एक स्टडी हाउस ऐसा कि हम ये महसूस करते, कई गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 10वीं 12वीं के अंदर कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो उनके घर में पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बड़ी तकलीफ होती है। तो हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर युक्त एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, स्टडी हाउस, कि जहां बच्चा अपने शेड्यूल टाइम में आए, 4 घंटे 6 घंटे, और वहां पढ़े और फिर घर चल जाए, वहां रहने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि भाई हमने स्टडी हाउस के अंदर 100 सीट बनाई, तो 100 सीट सबने बुक कर ली के साथ मेरा समय 2 से 6, मैं 2 से 6, मेरा समय शाम को 6 से 10, बच्चों के लिए 10, लड़कियों के लिए नहीं रहेगा, मैं उस टाइम आऊंगा। तो 2 से 6 में वहां पढ़ना है, तो उसका स्टडी हाउस इतना बढ़िया हो कि एक फर्स्ट क्लास सुविधा वाला, उसमें एसी भी रहे, पंखे भी रहे, चाय की भी व्यवस्था हो, टेबल कुर्सी एक नंबर हो, उसके अंदर लैंप भी रहे, और इतनी सुविधा उसको लगे कि नहीं, मैं एक नंबर की दुनिया के सब अलगपति से भी अच्छे लोगों की सुविधा को एंजॉय कर रहा हूं, तो समाज के प्रति समर्पित होगा। जब वो बच्चा सिलेक्ट होकर बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि इतना जो आदमी संघर्ष करके पढ़ने आ रहा है वो कितना जिद्दी होगा मन से। गरीब का बच्चा पढ़ के 4 घंटे अपने पढ़ो, कितना जिद्दी होगा, और जब वो सिलेक्ट होगा तो पूरी जिंदगी याद रखेगा, उसके अंदर आम का बीज लग जाएगा, जिंदगी याद रखेगा कि मुझे सुविधा दी है, उसके कारण मैं सिलेक्ट हुआ हूं। वो समाज के प्रति कितना समर्पित होगा। मैंने पहले भी कहा ना कि अगर मैंने आम का पौधा लगाया तो उसका अगर बीज में फलेगा तो आम का ही पौधा देगा, वो आम का फल ही देगा, कांटे तो नहीं देगा, चाहे कुछ भी नहीं देगा, बबूल के कांटे नहीं देगा। ये हमारी योजना है। तो 3 योजना हम धीरे धीरे करेंगे, जैसे हमारे पास फंड होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई से सारे सपने पूरे होते साहब। ये तो समाज सेवा एंडलेस जॉब है। महावीर चले गए, बुद्ध चले गए, सब चले गए, आज बाकी है काम, काम तो बाकी है, हम भी चले जाएंगे तो सेवा का काम तो बाकी रहेगा, खत्म थोड़ी होगा। एंडलेस जॉब है, इसलिए एंडलेस जॉब की चिंता नहीं करना, जितना वो चाहेगा उतना पूरा करवा देगा, नहीं चाहेगा तो दूसरे से करवाएगा, 5 साल बाद करवाएगा, उसकी इच्छा है ना, वो चाहता जितना काम मैं कर रहा हूँ, वो चाहेगा उतना ही काम मुझसे करवाएगा, वो नहीं चाहेगा उस काम के लिए मुझसे करवा नहीं करने देगा मुझे, तो मैं तो उसको धन्यवाद दूंगा जितना करा देगा, जो बचेगा उसके लिए भी उसको धन्यवाद दूंगा। और गुरुदेव का आशीर्वाद है दीपक सागर जी का कि उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन आनंद से गुजरे, बहुत भी अच्छी हो, भगवान यही कहे हमें। सर, हमारी पूरी टीम का और दर्शकों का
दर्शकों की तरफ से भी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल होंगे क्योंकि आपकी भावना पवित्र है। हम 2 संदेश यहाँ पर लेंगे। एक संदेश हमें महेंद्र राठौड़ जी ने भेजा है, जो आपके मुंबई के कोऑर्डिनेटर भी हैं और क्लास के अंदर भी पढ़ाते हैं। वो भी अपनी सफलता का श्रेय आपको देते। दादा, आज हमारे पास बहुत सारे संदेश आए थे और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम 1,10,000 बच्चों के पास जाए तो सबके संदेश एक जैसे ही होंगे। तो हम 1,10,000 बच्चों की तरफ से भी आपको संदेश दे रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो भी अपनी सारी सफलता का श्रेय युवाम और आपको देते हैं। नहीं, मैं उनकी इस पवित्र भावना की कदर करता हूँ और मेरा कहना है कि भाई युवा कुछ नहीं है, युवा में एक समाज का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें कि उनकी सारी सफलता कैसे, यही समाज है, इसलिए समाज के प्रति हर हमेशा विनम्र है। अभी तो है, अभी भी वो पढ़ाते हैं, गुरुदेव की कक्षाओं में वो पढ़ाना है, वो बहुत अच्छा, माने वो इतने अच्छे अध्यापक है कि बम्बई जैसे महानगर में, वो रतलाम के रहने वाले, बम्बई में कौन पहचान उनको, लेकिन उनके नाम से बच्चे आते हैं। महेंद्र सर की क्लास है तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है उस क्लास के अंदर, कितना उनका अच्छा पढ़ाने का लहजा और तरीका, कभी प्रोफेशनल नहीं हुए। वो चाहते तो आज इतनी कोचिंग क्लास में सब अपने फुर्सत के समय में जाकर पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने आज भी धंधे से समझो, शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने दिया। मैं उनकी उस महानता को प्रणाम करता हूँ, उनकी पवित्रता को प्रणाम करता हूँ और यही कहता हूँ कि समाज ने जो उनके लिए मदद की, वो समाज की मदद करे, इच वन टिच वन, बस इसी सिद्धांत को लागू करें। जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपेक्स प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट श्री घेवरचंद जी बोहरा साहब ने भी आपको एक संदेश भेजा है। वो आपकी इस कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुए हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप इसी तरह से सेवा के प्रकल्प में जुड़े रहें। जी जी जी, धन्यवाद। मैं बोहरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उनसे यही कहूंगा कि उनकी शुभकामना बनी रहे और कभी अवसर हुआ तो उनके दर्शन करने को जरूर हाजिर होऊंगा और उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करूंगा, ताकि कैसे हम इसको और आगे बढ़ाकर अच्छा काम कर सके और कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 2 चीजें बड़ी है, एक तो जो हमारे लिए जो टारगेट पर्सन है, जरूरतमंद स्टूडेंट, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बुला सके। कई बार होता है कि हमारा काम अच्छा होता है, हमारा मिशन अच्छा होता है, हमारा रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन टारगेट पर्सन हमारे पास नहीं आते, न जाने कभी ऐसा होता है। तो हम उनसे 2 बातों के लिए मैं उनका आशीर्वाद लूंगा और मार्गदर्शन लूंगा कि कैसे टारगेट पर्सन को बुलाया जाए और कैसे काम का विस्तार किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले इस मिशन का। जी दादा, वो भी अपने माता पिता के नाम से पिछले 40 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, उनके पूज्य माता को भी मेरा वंदन और गुरुदेव का आशीर्वाद उन पे, हम दोनों पे बना रहे, यही करना चाहिए हम। दादा, कार्यक्रम के अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना एक संदेश दर्शकों को दें, और वो संदेश तो जरूर दें जो आपकी हर क्लास में लिखा हुआ होता है। जब भी हम क्लास में जाते हैं, हम आपके बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तो आपकी एक पंच लाइन होती है कि उठो, उस टाइप से जो पंच लाइन है, मैं चाहता हूं कि आप ही सभी दर्शकों को वो संदेश सुनाएं। देखिए, मैं बहुत सारी बातें तो कह चुका हूँ अपने संदेश में, पर एक मैंने 6 पंक्ति की मेरी कविता है। मैं कवि रहा और बचपन से कविता बनाता, अभी भी शौक है तो फुर्सत में बनाता हूँ मैं। पर ये कविता मैंने उस वक्त बनाई थी जब मैं विद्यार्थी जीवन पढ़ता था और मुझे कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में टॉप करना था, और मेरे 3rd ईयर के अंदर मैं पीछे था 10वें नंबर पे मेरिट में। तो मैंने एक कविता बनाई थी, उस कविता को मैंने घर पे सबको लिखा था, वो मेरे घर पे चारों उस कविता को लगा दिया था। घर बहुत छोटा था लेकिन और उसका ये कृपा रही कि मैं उसमें अब मेरा सपना पूरा हुआ। तो 4 पंक्ति मैं सारे बच्चों को फिर से सुनाना चाहता हूँ और इसे जरूर अपनाएं। आज का स्वागत करो, नहीं माफ कीजिए, कल बर्बाद किया, माफी चाहता हूँ, फिर शुरू करता हूं मैं। कल बर्बाद किया, आज पछता रहे हो। कल बर्बाद किया, आज पछता रहे हो। आज बर्बाद कर रहे, कल पछताओगे। कल बर्बाद किया, आज पछता रहे हो। आज बर्बाद कर रहे, कल पछताओगे। उठो, आज के तुम बनो। उठो, आज के तुम बनो। कल तुम्हारा बनेगा, कल तुम्हारा बनेगा, कल तुम्हारा बनेगा। जी दादा, इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य एक ही है कि इस पूरे विश्व के अंदर बहुत अंधकार है, और अगर इस अंधकार को दूर करना है तो हमें ज्ञान रूपी दीपक को जलाना होगा। इसी उद्देश्य के साथ नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ शुरू किया गया है। अगर आपका कोई अनुभव, आपकी जानकारी, आपका एक्सपीरियंस किसी के काम आ सके और वो अपने जीवन में उसको उतार कर अपने जीवन को बदल सके, लगभग आप भी उसी मुहिम से जुड़े हैं जिससे हम जुड़े हैं। और मैं सभी दर्शकों को भी धन्यवाद दूंगा। दादा, आपको विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन नहीं किया, आज आपने उनका माइंडसेट भी बदल दिया। आज आपने उन्हें बता दिया कि हमें जीवन में अर्जुन बनना है।
आज आपने उन्हें बता दिया कि हमें जीवन में भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को उतारना है और सफलता ही जीवन का मंत्र है, सफलता ही हमारी असली जीत है। दर्शकों, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमसे जुड़े, आपने समय दिया और आपने पूरा मार्गदर्शन, दादा ने जो जो मार्गदर्शन दिया आप उसे अपने जीवन में उतारे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें ज्ञानवर्धक शो जिसका नाम है नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।